तो वेलकम है गाइस पॉप कॉप शो के थर्ड एपिसोड में। और जैसा कि हमने वादा किया था हमारे सेकेंड एपिसोड में, हम ले आए हैं अपने साथ हमारे पहले गेस्ट को, जो कि है दमनदीप सिंह। आपने इन्हें हर तरह के फील्ड में देखा होगा, एनिमेटेड मूवी से लेके लाइव एक्शन, और इन्होंने कई सारे कैरेक्टर्स को डब भी किया है, अपनी वॉइस भी दी है। अब चाहे वो ज़ूटोपिया हो, रैटाटूई, इवन एनीमे तक में भी इन्होंने वॉइस ओवर दे चुका है। और ये वो शख्स हैं जिनकी वॉइस हमने बचपन से सुनी है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। इनफैक्ट ये पिक्सार में जो आपने सबसे आपकी फेवरेट मूवी है यानी स्पाइस इन डिस्गाइज, उसमें भी इन्होंने विल स्मिथ तक के कैरेक्टर को अपनी वॉइस दी है। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा दमन सर का। आपका स्वागत है दी पॉप कॉप शो पे। यस, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? पॉप कॉप? पॉप कॉप शो जी। नाइस थैंक यू सो मच। ये नाम मैं बताता हूँ दमन भैया, हुआ क्या ना, पॉप कल्चर से पॉप आया, और कॉप जो है ना वो पुलिस वाला कॉप है, तो पॉप कॉप का हम लोगों ने नाम रखा है। चलिए आपने सारे बढ़िया समझ लो कि हम लोग पॉप कल्चर कम्युनिटी के कॉप हैं जी। अरे जी। खैर, अपार्ट फ्रॉम मतलब जो इन्होंने प्रसाद मैंने इंटरव्यू दिया, दमन भैया हमारे वेरियस बॉलीवुड फिल्म में भी काम कर चुके हैं, जो कि 7-8 फिल्में उन्होंने करी है। जैसे कुछ मशहूर फिल्में हुई हैं, जैसे कि एक विवाह ऐसा ही, और उसके बाद भी 2-3 फिल्में हैं। इश्क विश्क में सर थे आप, राइट? तो क्वेश्चन प्रशांत भाई, तो सबसे पहले मैं ही आपसे जानना चाहूंगा सर कि आपने इतने सारे फील्ड्स में एक्सेल कर रखा है। आप एक्टिंग में है, थिएटर में है, डबिंग इंडस्ट्री में, तो आप बेसिकली ये कैसे डिसाइड किए कि अब मुझे स्विच करना चाहिए या कुछ नया ट्राई करना चाहिए? क्योंकि हम जो यंग जनरेशन है वो मोस्टली इसी चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि मेरा पैशन कहाँ है, मुझे किस ओर जाना चाहिए। तो इस पे मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने मल्टीपल चीज़ों को ट्राई कर रखा है, तो वो आप कैसे डिसाइड करते हैं, एक बार ज़रा शेयर करिएगा। ऐसा है कि मतलब क्योंकि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ मतलब सारी आर्टिस्ट थे, मेरे फादर, तो हम एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे आर्ट मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स एक मतलब हमारा खून में है। तो हमने और कुछ नहीं किया जिंदगी भर, यही किया। सच बताऊं तो जब मैं 16-17 साल का था, और जब मतलब बचपन से ये शूटिंग, डबिंग और ये सब देखते मैं एक्चुअली पक चुका था। मैंने कहा कि एक्चुअली ये नहीं करना चाहता, बिकॉज आई वाज लाइक, क्योंकि होता ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, अपने घर वाले सब घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मैंने बोला यार मैं ये नहीं करना, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तब ना मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू बी लाइक, मैं बड़ा वॉरियर काइंड ऑफ इंसान हूँ, मतलब रेबल हूँ, थोड़ा सा लड़ाकू इन द सेंस, एग्रेसिव हूँ। तो मुझे लगता था कि मुझे ना आर्मी में जाना चाहिए, बिकॉज वो एग्रेशन निकालने के लिए मेरी बेस्ट है। एंड मुझे आर्मी इतनी पसंद नहीं थी जितना मुझे नेवी पसंद थी। तो पेरेंट्स तो तैयार नहीं थे, उन्होंने नहीं, तेरे को वहां तो नहीं भेज रहे हम। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मर्चेंट नेवी में जाऊंगा। बोला भैया पैसे भी कमा लेंगे, और एक तो क्या है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन उसी वजह से मैं पानी से बहुत अट्रैक्ट होता हूँ। मुझे जिस चीज से डर लगता है मैं उसी को हमेशा करता हूँ। तो ये मेरा बचपन से रहा है। और मतलब उन्होंने बोला ठीक है, एक ही चांस देंगे। तो एक चांस मिला मुझे, मैं फेल हो गया, कोर्स होना ही था, मतलब पढ़ाई लिखाई, मतलब यू नो इट्स, तो मैं वो सब चीजें नहीं कर पाया। बट एनीवे, स्कूल कॉलेज के दौरान ये सब चल ही रहा था, और डबिंग और एक्टिंग दोनों साइड बाय साइड चल रही थी। और फिर मतलब थिएटर, बेसिकली मैं सच कहूँ तो मैंने थिएटर इतना स्टेज पे नहीं किया, लेकिन मैंने थिएटर को एक्सपीरियंस बहुत किया है, क्योंकि फादर कर रहे थे, और लोगों को देखा है करते हुए, प्लेस बहुत देखे हैं, उनकी हेल्प करना, ये सब करना, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हो गया था एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एज एन एक्टर। तो मैं ज्यादातर कमर्शियल सिनेमा कर रहा था, मैं ज्यादातर टीवी शोज कर रहा था, डबिंग कर रहा था, वॉइसिंग कर रहा था। तो मुझे थिएटर करने का इतना मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। The transition was never planned, भाई, to be very frank. Unless and until, जब मैं सच बताऊं तो 2016 के अराउंड, जब मैं पक चुका था फिर से, और मेरी ये पकने वाली चीज ना बहुत बार आती है, मतलब और होता है, मतलब कई आर्टिस्ट, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट गेट बोर्ड विद व्हाट दे आर डूइंग इन लाइफ। ये कई बार हुआ, और जब ये 2016 में हुआ तो मैंने बोला भाई बस, अब मतलब अब मुझे म्यूजिक बहुत पसंद लगा, आई सेड आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। तो मैं म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड हो गया, स्प्रिया की वजह से, मेरी वाइफ की वजह से। यस उनसे गाने का शौक था, लेकिन कभी ऐसे प्रोफेशनली करने का सोचा नहीं था। जबकि डिज्नी का एक शो आता था, प्ले हाउस डिज्नी, ये 2004 की बात कर रहा हूँ मैं,
आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले। तो मुझे चुना गया था, तो उसमें उस शो में मतलब एक्टिंग करते करते आपको गाना था, इट वाज लाइक ब्रॉडवे, मतलब जहां आप डायलॉग बोल रहे हो और अचानक से आप आके गाना गाने लग जाएंगे। तो मुझे चुना गया उसके लिए और मैंने वो शो किया, उसके लिए गाया भी मैंने, कम से कम 200 से ज्यादा गाने गाए, लेकिन तब वो एक्टिंग की जोन से था। You were never like a singer, rapper or a musician, you know, music producer. तो ये ट्रांजिशन जो 2016 में था, ये मैंने खुद लिया कि मैं बोला मैं अपने ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, क्योंकि हम भीख मांग रहे थे सबसे, यार मेरी बीट बना दो, यार मेरा एक गाना लिखा है ये वगैरह, तो बहुत टाइम लग जाता था। So this transition was very rebellious. The entire industry, my friends, my family were very annoyed with this, कि वो बोल रहे थे ये क्या कर रहा है, मतलब अभी तो इसका करियर इज एट द पीक, अब ये वहां पहुंच गया और अब ये छोड़ के बम्बई छोड़ के जा रहा है। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं कि मेरे पेरेंट्स को 1 महीने तक ये नहीं पता चला कि जब मैं गोवा शिफ्ट हो गया कि मैं सच में शिफ्ट हो गया, बिकॉज दे वर लिविंग इन पंचकुला, चंडीगढ़ के पास। तो उनको लगा ये घूमने गया होगा, पर उनको ये नहीं पता था मैं तो पूरा ट्रक भर के फर्नीचर विंचर सारा सामान गोवा चला गया था। मैं ऐसे मैं यहाँ पे अपनी जिंदगी जीऊंगा और जो भी है वॉइसिंग का काम अगर इधर आता है ठीक है, वरना मैं वहां पे अपना एक पिज्जा का छोटी सी एक प्लेस खोल ली थी मैंने, पिज्जा बनाता था मैं और साइड बाय साइड म्यूजिक शोज करते थे, तो ये सब चल रहा था। तो द ट्रांजिशन वाज वेरी रेबलियस। मैं सच बताऊं तो जो यूथ है, अगर उनके पेरेंट्स या उनके गार्डियंस ये देखेंगे मुझ जैसे इंसान से मिलेंगे तो बोलेंगे यार इससे दूर रहो, ये थोड़ा बात तो उस हिसाब से। लेकिन भाई एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा यूथ को, जरूर, एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है ना, मतलब हमें नहीं पता कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाने वाले हैं। ये बहुत सी बातें करेंगे मौत की, नेक्स्ट जन्म और ये सब चीजें हैं, लेकिन हम अभी जी रहे हैं इसी मोमेंट में। आज मुझे पता है कि मैं यहाँ हूँ, कल सुबह उठ के क्या होने वाला है, फिर से कोविड अटैक आ गया, फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया, पता नहीं कुछ बिल्डिंग गिर गई, क्या हो गया कुछ पता नहीं है। तो व्हाट यू वांट टू डू इट इसी लाइफ टाइम। इफ यू यार ये मेरा पैशन, एंड पैशन समझना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि कॉपी करना, कि यार वो बंदा ये कर रहा है या वो बंदी ये कर रही है तो मुझे ये अच्छा लगता है, ग्लैमर देख के, फेम देख के, नॉट लाइक दैट। आपके तो वो चीज है क्या, आप में वो काफियत है, आप पैशनेट है कि आप अगर, जैसे मैंने और मेरी वाइफ ने, हमने एक ऐसा भी टाइम देखा जब मर्सिडीज में घूमते थे और ऐसा भी टाइम देखा है जब हमने ब्रेड के अंदर सिर्फ च्यूडा लगा के खाया, कि हमारे में वो हिम्मत थी, कि हिम्मत बोलो या डरता थी कि हमने बोला भाड़ में गया, कोई बात नहीं, आज पिज्जा नहीं खाएंगे, ब्रेड के साथ च्यूडा लगा के खाएंगे। लेकिन क्या आप में वो ताकत है ये चीज झेल देगी कि मम्मी नहीं है, बड़े भाई नहीं है, बड़ी बहन नहीं, क्या आप अकेले जी सकते हो ये चीज? अगर जी सकते हो तो वो पैशन है, then you can do it, then you should do it, there is no looking back, stepping back। तो यही मैं कहना चाहूंगा, अगर पैशनेट हो किसी भी चीज के बारे में तो जरूर करो, डोंट शाय अवे फ्रॉम। अच्छा, आपके क्वेश्चन में पता है सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इतनी देर से आपकी बातें सुनते सुनते ना मैं बीच में थोड़ा सा जोन आउट हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ज़ूटोपिया में जो कैरेक्टर है निक वाइल्ड, जो वो लोमड़ी है, मैं उससे बैठ के सुन रहा हूँ, बट मोटिवेशनल और बाय द वे उनके भी वॉइस सर नहीं करी है। हाँ, ज़ूटोपिया में मैं आप सब ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि ज़ूटोपिया में निक वाइल्ड का भी वॉइस सर नहीं दिया हुआ है। इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मर्स में व्हील जैक, जो कि काफी लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है, उसे भी वॉइस सर नहीं दिया हुआ। मुझे थोड़ा सच में ऐसा लग रहा था, मुझे थोड़ा सा प्रिंस ज़ूको वाला वाइब आया। हाँ, प्रिंस ज़ूको, अवतार द लास्ट एवेंजर, या सर का ही वॉइस है। वैसे तो एक चीज है, आप लोग ऑडियंस को भी मैं कहना चाहूंगा, जैसे सर ने कहा, नाइकी का ब्रांड का टैग याद रखिएगा, जस्ट डू इट, ठीक है, रिस्क लीजिए, लेकिन हाँ ऐसा रिस्क लीजिए जिसमें आप श्योर हो। बिल्कुल, उसके लिए पैशनेट हो। बिल्कुल। मैं देखता हूँ कई लोग कहते हैं अपने आप को रैपर्स, है ना, वो जो हिप हॉप कर रहे हैं, दैट इज नॉट हिप हॉप। हिप हॉप इज अ डिफरेंट बॉल गेम। मतलब हिप हॉप इज समबडी जो हिप हॉप करता है, और रॉक म्यूजिक सेम, इज समथिंग व्हिच इज you are not trying to be someone कि भाई उसने ये गाना निकाला, उसने लैम्बो लेकर आया तो मैं भी लैम्बो वाली साइकिल चलाऊंगा। ये मत करो। ओरिजिनलिटी, that is what hip hop is all about, तो ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है यार। मतलब लोग
कॉपी करने लग जाते हैं। बिल्कुल। आप जो अभी बता रहे थे ना म्यूजिक से रिलेटेड बातें, तो क्योंकि मैं 2017 से आपको फॉलो कर रहा हूँ, तब से हमारी बात भी चली थी मेरे ख्याल से। तो उस टाइम पे मैं आपको देखा था कि आप म्यूजिक में शिफ्ट कर रहे थे, आप और स्प्रिया मैम के साथ। उस टाइम पे आप ज़्यादा मतलब एक्टिव थे एज अ मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में, और आपने उस टाइम पे बैंड भी स्टार्ट करा था मेरे ख्याल से, याद होगा तो बैंड का आइडिया आपको कहाँ से आया था? मतलब ये मतलब मैम का आइडिया था या आपका आइडिया था? यार जिंदगी है, आप आगे बढ़ते रहते हैं। पहले अकेले थे, फिर 2 लोग और जुड़ते हैं, फिर कारवा बन जाता है, यू नो लाइक इस तरह से। कभी सोचा नहीं था। तो सम थिंग्स, जब आप पैशनेट होते हैं किसी चीज के बारे में और जब आप उसके पीछे लग जाते हैं और करते रहते हैं, तो अपने आप लोग आपके साथ जुड़ते हैं, सिचुएशंस आपके साथ जुड़ती हैं और चीजें बनती रहती हैं। सो नेवर हैड थॉट अबाउट इट, क्योंकि स्प्रिया अकेली एक सोलो आर्टिस्ट है। मैं उनके साथ एज एन एमसी, एज अ बैकिंग वोकलिस्ट शुरू किया। तो मैं मतलब उसके बाद हमारे साथ डीजे जुड़ गया, उसके साथ हमारे साथ और लोग जुड़ गए, उनको हमारा वाइब अच्छा लगा। तो इट वाज लाइक अ प्लान्ड वाइब। ओके। तो दमन सर, आपने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम एंड बीच हंटर्स में आपने व्हील जॉक को वॉइस दिया था। फिर अभी जो ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट आई है, उसमें आपने मिराज को प्ले किया है, रिसेंटली जो पिछले वीक आई है। तो दोनों में कैरेक्टर स्विच करना, और आपका फेवरेट किस हिसाब से कौन लगा आपको? यार सच बताऊं तो आपको अगर याद होगा तो ट्रांसफॉर्मर्स जो फर्स्ट पार्ट आया था ना, उसमें मैंने उनको किया था, शिया लबेफ को। हाँ 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 Yes, yes. हाँ। तो स्टार्टिंग तो उसकी हुई थी एंड आई लव ट्रांसफॉर्मर्स। मतलब मैं एक्चुअली, एक और चीज है मेरे बारे में कि मैं मूवीज देखता नहीं हूँ, मैं अपना काम तो बिल्कुल भी नहीं देखता। तो अभी मैं 7-8 साल के बाद, मतलब मैं और स्प्रिया जा रहे थे किसी फिल्म देखने, तो हमें पता चला कि वो हिंदी में तो बहुत कम जगह पे ही लगती है, कि ट्रांसफॉर्मर्स देखने जा रहा था। तो एनीवे, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, या सच बताऊं तो मैं आज में जीता हूं, तो मुझे आज के हिसाब से मुझे मिराज बहुत ही क्रेजी, मतलब मुझे इतना मजा आया उसको डब करने में। एंड आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू आराधना फिल्म्स एंड समीर शेख, जिन्होंने मुझे कास्ट किया उसके लिए। तो उससे बोला, अब तू आया हुआ है तो तेरे लिए एक क्रेजी कैरेक्टर है, ये तू कर ले। एंड सच बताऊं तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो है ट्रांसफॉर्मर्स में, वो है बम्बलबी। ओके। वो सबका है। राजेश भैया ने उनको वॉइस दिया था, जहाँ तक मुझे याद है। अरे भाई, मतलब दैट इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स, कि वो इतना स्वीट, हाँ, क्यूट भी बहुत है। वो इतना नाइव है, इतना भोला है, और वहीं पे वो इतना बहादुर है। ये दो चीजें एक ही चीज में आ जाना, वो भी एक मशीन है, इट्स वेरी क्रेजी। मशीन कुड बी वेरी स्मार्ट, वेरी क्या बोल सकते हैं, बोलते ना श्रूड, लेकिन बम्बलबी अच्छा क्यूट कैरेक्टर कि वो मशीन होते हुए आपको उससे प्यार हो जाता है यार। Yes, कितना बिल्कुल। cute है यार। मैं इससे बोलना चाहूंगा कि जब मैं ये देख रहा था, ये ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट, तो जब बम्बलबी का डेथ सीन आता है, मेरे को लिटरली खराब लगा था, बहुत खराब, ठीक है। बट जो कॉम्पेंसेटिंग फैक्टर था ना, वो मिराज का कैरेक्टर था। और मेरे को वो चीज अब पूरा मूवी वन में ना मेरे को बहुत अच्छे से जवा था कि भाई ये मिराज है ना, वो बम्बलबी को साइड ही इसलिए किया गया क्योंकि इसको शाइन कराया जा सके, एंड इट इज डिजर्विंग एंड वर्थ। एंडिंग में तो वो आ गया, वसूल हो गया, आगे दिखेगा। बट जो इनका ये था ना, मेरे को मतलब बताने का, मैंने हिंदी डब में ही देखा था मेरा, और मेरे को मिराज ही सबसे ज्यादा इसमें ही लगा था। ऑब्वियसली ऑप्टिमस प्राइम जैसा ये था, बट इसमें ना वो ज्यादा शाइन कर गया था। अच्छा, मुझे एक चीज जाननी थी सर, कि मान लीजिए आप लोग डब करने जाते हैं, तो आप लोग को आपका कैरेक्टर दिखाया जाता होगा कि हाँ ये कैरेक्टर है जिसको आपको वॉइस देना है, तो आप उस कैरेक्टर के बिहेवियर को देख के जज करते हुए कि मुझे एक फनी या एंथुजियास्टिक वॉइस रखना है। पर ट्रांसफॉर्मर्स के केस में क्या होता होगा? आप लोग जाते होंगे, बोलते होंगे हाँ जी आज आपको डब करनी है, किसको? एक गाड़ी को। तो उसमें आप कैसे जज करते हैं कि मैं कैसा पर्सनैलिटी दूं इसे? क्योंकि इट्स एवरीथिंग अबाउट वॉइस, क्योंकि एक मशीन को आवाज ही पर्सनैलिटी दे सकती है। तो उसमें आप कैसे सोचते हैं कि मैं इसको एक एंथुजियास्टिक गाय बनाऊं या सरकास्टिक गाय बनाऊं? वहां पे आप क्या करते हैं? नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आपने सही कहा कि एक मशीन को एक वॉइस किसी ने तो दी है, वो ह्यूमन ही है, और जिस ह्यूमन ने दी है उसने देखिए हमारे पास बहुत कम समय होता है टू डब। जैसे हॉलीवुड में जब फिल्म हो रही होती है, मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूंगा। पहले मैं ये हॉलीवुड में जब फिल्म डब करी होती है, तो इनफैक्ट आई एम श्योर कि जो एक्टर्स हैं उनको स्क्रिप्ट पहले दी जाती है, उनको कैरेक्टर स्क्रिप्ट दिखाया जाता है कि ये वो कैरेक्टर है, ये इस तरह से है, इसका मैन्यूवरेबिलिटी। और आई एम श्योर के ट्रांसफॉर्मर्स के हिसाब से अभी जो ये वाला आया है राइज ऑफ द बीस्ट में, जब मिराज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वहां पे वो जिस एक्टर ने ये प्ले किया है, जब वॉइस एक्टर ने, तो उसे बताया गया होगा कि वी आर
क्योंकि इसमें बम्बलबी जाने वाला है और इसमें मिराज राइज होगा, यू नो लाइक ही इज द मेन गाय जो बम्बलबी की जगह लेने वाला है शायद। तो एक वो भाव था। तो अब बम्बलबी की अगर आप जगह ले रहे हो तो यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, है ना, थोड़ा सा स्वैगी, थोड़ा सा बात करने में, थोड़ा सा आज की जनता को जो पसंद आए, जैसे हिप हॉप चल रहा है लोगों को पसंद आता है, तो वो थोड़ा उस तरह से। तो ही वाज ऑलरेडी वेरी क्वर्की, जो वॉइस थी वो बहुत क्वर्की थी। तो मैंने जब आवाज सुनी और मैंने वो मशीन को मैं भूल गया थोड़ी देर के लिए। मैं पहले आवाज पे ध्यान दिया जब मैंने ऑडिशन दिया था, तो मैंने बोला अच्छा ये आवाज ये खेल रहा है इस तरह से, ये बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, ये बम्बलबी की तरह नाइव नहीं है। तो मैंने वो पकड़ लिया उस चीज कि मेरे को हमेशा थोड़ा सा शाना ही रहना है क्या। अरे तो उस तरीके से बच्ची क्या बोलती, मतलब ये सब करने का मन था, लेकिन हमें बताया गया था कि हम ज्यादा ओवर नहीं जा सकते विद यू नो द यूसेज ऑफ वर्ड्स। जबकि मैं बहुत जगह पे चाहता था कि हम कुछ ऐसा लिंगो यूज करें जो आज के यू नो यूथ सुनता है और बात करता है, तो उससे और ज्यादा फनी होता और ज्यादा यू नो वैकी होता। बट एनीवे तो मैंने वो चीज पकड़ी जो उस वॉइस एक्टर ने पकड़ी थी, कि मैंने उसको वहां से एक उसका स्वैग लाना, उसका एटीट्यूड लाना। और फिर भी जब लास्ट में याद है वो सीन जहाँ पे जो हीरो है वो उसको बोलता है कि तू जा यहाँ से, है ना, मतलब इसको बोलता है हम विराज को, हम टीम, तेरा टीम ना, वो ये बोलता है उसे। तो वहां पे भी उसका दिल वहां पे है, वो बम्बलबी जैसा ही दिल है उसका, जबकि मशीन है यार वो। लेकिन वो उसको बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। एंड मेरे को लास्ट का मुझे एंड में बहुत अच्छा लगा जब वो हीरो जाता है और वो गराज में वो मरा पड़ा होता है और वो बोलता है यार ये बंदा तो बोल रहा है जागेगा नहीं, फिर बोलता है अबे तो बोला था मैं जागूंगा ही नहीं, तो मैं तो जाग गया वे, यू नो। तो वो सारी चीजें वो एटीट्यूड से ही आएंगी, वो स्वैग से ही आएंगी। आई कुडंट बी नाइव, और वो मिराज नाइव नहीं है, वो बहुत शाना है, यू नो, पब्लिक की लैंग्वेज स्मार्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट है। तो मैंने उस तरीके से पकड़ा। अब मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा था, जैसे मैं लेजेंड ऑफ हनुमान जब कर रहा हूँ, तो लेजेंड ऑफ हनुमान हमें जब स्क्रिप्ट दी गई तो मेरे को सिर्फ एक कैरेक्टर स्केच दिखाया गया कि इस तरह से दिखेगा हनुमान है। मैं लाइक वाओ ये हनुमान है और क्या बात है, यू नो। इट वाजंट लाइक, बिकॉज हमारे दिमाग में ना कुछ इमेजेस बैठ जाती हैं। जैसे हम हनुमान सुनो तो दारा सिंह जी दिख जाते हैं हमें, है ना। दारा सिंह जी एक एज है, राइट, लेकिन यहाँ पे हनुमान इज शोन, यस, यहाँ पे हनुमान इज शोन एज अ 24-25 ईयर ओल्ड गाय मैक्स, यू नो। जिस तरह से वो बात करता है और उनने इस बार लैंग्वेज भी बहुत हिंदुस्तानी रखी, नॉट जस्ट हिंदुस्तानी, ताकि हर वर्ग के लोग, हर कम्युनिटी के लोग उस चीज को देख सकें। यू नो, समय की जगह वक्त भी यूज किया है, कई जगह पे ऐसी वर्ड्स यूज किए जो उर्दू से हैं, कई जगह पे संस्कृत के वर्ड्स यूज किए हैं। इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। एंड जब मैंने वो कैरेक्टर का स्केच देखा, और उसका एक कैरेक्टर स्केच का एक एनिमेटिक्स बोलते हैं उसे, मतलब एनिमेशन से पहले एनिमेटिक्स होता है, जहाँ पे कोई सी मूवमेंट होती है, एनिमेटिक्स होता है। तो उसमें ना उसकी वॉक थी, हनुमान जब चल के आता है और वो खड़े होता है ऐसे, एक शोल्डर ऐसा हिलाता है। मैंने जब वो देखा, मैंने बोला भाई फिर से दिखाऊं। मैंने 3-4 बार देखा वो, बोला अच्छा ये थोड़ा सा हीरोइज्म दिखा रहे हैं इसके अंदर। इट्स नॉट लाइक वो यू नो जो हम नॉर्मली देखते हैं कि हनुमान इज लाइक यू नो, तो वो उनका कैरेक्टर हमने बचपन से वैसा देखा, लेकिन ये हनुमान थोड़ा अलग दिखा रहा था, यू नो, लाइक थोड़ा अलग स्वैग था। तो मैंने बोला ठीक है, इसको फिर वैसे ही खेलते हैं। तो मैंने जहां जहां हो सका ना उसको मैंने स्वैग देने की कोशिश की, जहां पे हनुमान इज हनुमान, नॉट राम का भक्त या यू नो वायु का बेटा या अ गॉड, नॉर्मल गाय, एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल यू नो, उसको बीस्ट बोल सकते हैं बिकॉज ही इज हाफ ह्यूमन, यू नो, एप। तो वो चीज से देखा जाए तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल टू सी अ ह्यूमन बॉडी विद इस मस्कुलर बॉडी। भगवान जी तो यार एक फुल पावर है। तो जब वो एक सीन आता है जहाँ पे ना वो फर्स्ट फाइट है शायद उनकी, और वहां पे वो जो एक बर्ड आती है बड़ी सी, उसका नाम भूल गया है, सॉरी, तो वो वहां पे उसको बोलता है, वो सब करता है, एंड ही सेज हो गया अब मेरी भाई। तो वहां पे तो उनको अच्छा लगा, वो बोला पक्का रख लो यार, और क्या, मतलब मैंने बोला ये इस स्टाइल से देते हैं ना, इसको थोड़ा सा स्वैग देते हैं। तो दिस इज हाउ यू, कभी कभार एज अ वॉइस एक्टर मैं बोल रहा हूँ, नॉट अ वॉइस जस्ट डबिंग आर्टिस्ट या समथिंग, बिकॉज हनुमान डब नहीं हुआ है,
हनुमान को हमने स्क्रिप्ट देख के जी। हमने डायलॉग्स बोले, उसके बाद एनिमेशन। Yes. व्हाटएवर आई कुड फील के अगर मैं उड़ रहा हूँ या मैं बड़ा हो रहा हूँ, अरे मेरा शरीर बड़ा हो रहा है, तो मैं वो फील कर पा रहा हूँ। तो इट्स वो भावना आनी, वो आपको कैरेक्टर जीना पड़ता है। बट स्वैग की बात करें तो मैंने ठोक के हनुमान जी को स्वैग दिया भाई साहब, हनुमान। मुझे पता है वो सीन काफी आपका तगड़ा लगा था, जब वो शायद से रावण बोलता है ना कि हमारे होते हुए राम जो है वो यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तो हनुमान जी बोलते भी है आपके होते हुए, और जो अगर आप ना हुए तो क्योंकि वहां पे सामने रमन है। रमन इज, यार हम रावण को बहुत, ठीक है, हम बचपन से हमें पढ़ाया जाता है या हम जो भी है उस तरीके से रावण को नेगेटिव दिखाया जाता है। नेगेटिव ईगोइस्टिक था इसलिए नेगेटिव है, अदरवाइज रावण इज अ वेरी लर्नड गाय। ज्ञानी एंड बहुत है। तो मैंने उसमें अपने जो भी मैंने पढ़ा है, जो किताबें पढ़ी है, जो भी रावण के बारे में पढ़ा है, रावण संहिता एक किताब है जो रावण के बारे में है, वो भी मैंने पढ़ी है। तो उसमें जो मुझे जानकारी थी, तो मैं एक ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जहाँ मुझे पता है कि अभी तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ है कि मैं एज अ हनुमान मैं कितना पावरफुल हूँ, लेकिन ये बहुत पावरफुल है ना। लेकिन मैं भी कोई कम नहीं, बिकॉज एटीट्यूड। तो मैं वहां पे अंडर प्ले कर गया उस चीज को, कि मैं वहां पे बोलता और अगर तुम नहीं होते तो, और तुम ना हुए तो, इस तरह से बोलता तो वो मजा नहीं आता। अंडर प्ले इज लाइक, अगर आप हुए तो, लाइक एक थप्पड़ मारना प्यार से, बहुत ही कनिंग वे में। इट्स लाइक अ वेरी साइलेंट स्लैप, लाइक बात तो राम जी करेंगे। यहाँ पे तो हनुमान बस यही कर सकते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी लंका को हम आग लगा के जा रहे हैं, देखो अभी कैसे होता है। कभी भी क्वेश्चन जो अभी बात कर रहा था स्वैग लाने की, तो हॉलीवुड के बहुत सारी प्रोजेक्ट है जिसको आपने करा है, और स्वैग लाना तो कोई आपसे सीखे इस मामले में। बैड बॉयज मूवी सबको याद है। यस। अरे भाई बैड बॉयज में मुझे हाँ ये चॉइस दी गई थी कि मैं मार्टिन लॉरेंस करूं या मैं विल स्मिथ करूं। मैंने दोनों के ऑडिशन किए। फिर बाद में इन्होंने मुझसे पूछा कि यार दोनों ही पसंद आ गए, सोनी को क्या करें। मैं बोला भाई मैं मार्टिन लॉरेंस करूं। संकेत सर ने करा था मेरे ख्याल से, संकेत मैंने करा था उनको, क्या कहते हैं, विल स्मिथ को उस मूवी में। हाँ, लेकिन उसमें जो मतलब दोनों का जो ये था ना बॉन्डिंग, ब्रदर बॉन्डिंग, वो काफी मस्त था। और लग रहा था कि कोई डब नहीं है, वो लिटरल फील हो रहा था कि भाई हाँ नेचुरल लग रहा है, नेचुरल निकल रहा है। और ऊपर से आपकी और संकेत भैया की वॉइस काफी मैचमी है ना, थोड़ा बहुत भाई, मतलब लग भी रहा है कि हाँ आप दोनों सिबलिंग टाइप के हो। और ऊपर से विल स्मिथ आपने भी करा हुआ बहुत बार, और संकेत सर ने भी करा हुआ बहुत बार, तो वो चीज दिखी थी भाई कि हाँ अलग अलग कैरेक्टर नहीं है यहाँ पर, एक ही कैरेक्टर यहाँ पे जी रहा है टाइप से, तो वो चीज अच्छी लगी थी। खैर कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट्टू आपके क्वेश्चन थे कुछ? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जिम कैरी को वॉइस दिया है, जो कि अपने कैरेक्टर में इतनी ये भाई वेरिएशंस, मतलब और कोई एक्टर तक का नाम दिमाग में नहीं आएगा, और उनके आवाज को आपने दिया हिंदी में, उसका तो एक अलग ये हो गया। प्लस आपने बैटमैन और प्रिंस जुको जैसे सीरियस कैरेक्टर को भी दिया है बैटमैन के एनिमेटेड सीरीज में, और प्रिंस जुको अवतार द एयरबेंडर, उसमें जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, बिकॉज हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये चलो कॉमेडी वाला जैसे आपने मिराज किया ना, तो बहुत बिलीवेबल लगता है कि आप जिम कैरी वाला ये को पुल ऑफ, मतलब जिम कैरी एक बहुत वाइड रेंज है, ठीक है। मिराज वाला आई थिंक मैं कंपेयर नहीं कर रहा आपके काम को, बट जिम कैरी वाला थोड़ा ज्यादा मेरे को लगता है कि आपको भी लगा होगा कि यार दिस इज समथिंग। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है और ये जो रेंज आता है आपका एक सीरियस कैरेक्टर से एक जिम कैरी टाइप की है, उसमें ये इसका रेंज का राज क्या, या फिर इसको कैसे आप ये करते हैं? ये तो बिट्टू भाई का फैन मोमेंट हो गया मेरे लिए थोड़ा इसीलिए एक दो वर्ड में थोड़ा ये हो जा रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत एक्साइटमेंट। आज बिट्टू भाई के मुंह से मतलब इससे आवाज निकल रही है। खैर हाँ, तो बिट्टू भाई कंटिन्यू कीजिए आप। मतलब इसका सवाल का जवाब मैं दूंगा कि ये ना मुझे मैं हमेशा जब भी फैंस पूछते हैं कि यार क्या करें सर, हमें ऐसे वॉइसिंग करनी है, हम भी ऐसे आपके जैसा करना चाहते हैं, संकेत के जैसा करना चाहते हैं, XYZ का नाम लेते हैं। मैं उनको बोलता हूँ भाई कुछ आप सीख के आए थिएटर, है ना। तो अभी मैंने, आप लोगों ने शायद देखा हो, अशरफ आपने शायद देखा हो कि मैंने अभी इंस्टाग्राम पे थोड़ा नौरस के बारे में थोड़ा सा, हाँ, अभी आपने बीच में स्टार्ट करा था यार, वो इसलिए बनाए थे ताकि मैं उनको बताऊं कि ये 9 रस है ना हमारे इंडियन नाट्य, मतलब भारतीय नाट्य शास्त्र के।
और जो हमारे थिएटर की जो 9 रस हैं, इनमें सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। आपने उसको ना, ये एक्सप्लेन 9 करा हुआ रस पूरा ऐसा। जी। तो वो 9 रस में से एक है वीरता, एक है विभत्स, बहुत सारे हैं। तो श्रृंगार। एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, ये सब चीजें हमने सीखी, हमने अलग अलग चीजों पे ध्यान दिया, तो ये हमें काम आ जाती है बिट्टू। मतलब ये जब हम ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम अ कॉमिक कैरेक्टर, जैसे हास्य हो गया, तो वहां से अगर हम रुद्र आ रहे हैं, तो रुद्र से हम फिर विभत्स जा रहे हैं, फिर वीर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये एक्टिंग की जो नौरस है, ये इससे बहुत हेल्प होती है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि नौरस कीजिए, मतलब आपको पता चलेगा कि फील कैसे करना है फिर, ये तो जैसे सर आप थिएटर की बात अभी ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोग इन जनरल ऐसा देखते हैं कि मतलब अभी जो करंट जनरेशन के लोग हैं वो उतना थिएटर से कहीं ना कहीं मतलब उतना जुड़े हुए नहीं हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप थिएटर के अराउंड काफ़ी मतलब आपका लाइफ रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्यों मतलब यंग जनरेशन को थिएटर को लाइक कंसिडर करना चाहिए, और वो लोग क्या एग्जैक्टली सीख सकते हैं थिएटर एक्सपीरियंस से। देखिए, दो बातें कहूंगा। एक तो थिएटर से सीखने की जो बात है वो ये है कि सबसे पहले मतलब थिएटर से होते, कि हम हमारे ट्यूटर तो वही थे, थिएटर वाले थे। मेरे फादर थिएटर से हैं, मेरे जो मतलब मेरे टीचर हैं, मेन टीचर जो है मेरे सत्यदेव दुबे, तो वो पृथ्वी थिएटर जो है यहाँ पे बॉम्बे में, तो उसके गॉड फादर हैं, एंड उनसे मैंने सीखा है। तो बाकी पंकज कपूर जी से मैंने सीखा है। तो सबसे पहली बात जो होती है थिएटर में, ये होती है कि खुद को जानो, नो योरसेल्फ। और जो हम सबसे पहले सीखते हैं वो है मेडिटेशन। जितना आप ध्यान लगाओगे, और मेडिटेशन ये नहीं कि ओम का जाप करना है या अल्लाह बोलना है या ये बोलना है, नहीं, आप अपने ऊपर, अपनी ब्रेथ के ऊपर ध्यान देंगे, व्हिच टीचेस यू टू अंडरस्टैंड आपके आसपास। जब आप आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं, जो चीज नहीं भी आनी चाहिए ना, अगर पॉटी नहीं भी आ रही है तो भी पॉटी का ध्यान आएगा भाई। लेम से लेम चीजें दिमाग में आती हैं कि यार क्या खुजली होने लग जाएगी, फिर दिमाग आएगा अरे मैंने फोन का बिल भरा के नहीं, अरे मैंने ये किया। तो वो चीजें बेसिकली वो 9 रस है। हाँ, वो रावण के 9 रस, 10 अवतार होगा, वो 9 है। एंड आप खुद बैठे हो, तो दैट टीचेस यू टू बी फोकस्ड। कि आप फोकस कैसे हो सकते कि एक रोल से निकल के दूसरे रोल, एक डबिंग की 4 डबिंग्स करनी है दिन में, उसमें से एक डबिंग विलन की कर रहे हो आप, एक डबिंग आप कर रहे हो कॉमेडियन की, एक आप कर रहे हो हीरो की, एक कर रहे हो आप ऐसी साइड ही कोई है ना। तो ये सारी चीजें कैसे आएंगी? ये सारी चीजें आपको जो थिएटर सिखाता है वो है ध्यान, अपने ऊपर ध्यान देना। इन्हें है सब कुछ। हर एक इंसान के अंदर सारी वृत्तियां हैं, और सारी की सारी जो भसड़ है वो हमारे अंदर ही है। नॉट लाइक एक शांत आदमी है तो वो गुस्सा नहीं कर सकता, उसे नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन वो कर सकता है, वो उसे रुक सकता है। तो थिएटर आपको खुद को जानने का एक जरिया है, वेयर यू कैन फाइंड योरसेल्फ। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो यूथ है वो थिएटर से नहीं जुड़ पा रहा, वो इसलिए है क्योंकि टाइम चेंज हो गया। मैं दूसरी बात पे आता हूँ, टाइम इतना चेंज हो गया है कि आजकल, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक आर्टिस्ट पूछ रहे कि तमन आपको कैसा लगता है यार, अब तो चैट जीटीपी आ गया, वहां पे सारे वॉइसेस ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं। मतलब जी मैं डरता नहीं हूँ, कि अगर चैट जीटीपी आ गया, चलो एक स्क्रिप्ट का वो लाइन बोल लेगा, लेकिन वहां पे अगर स्क्रिप्ट पे लिखा हो TCH क्या है, ये साउंड नहीं कर पाएगा। EFF ये साउंड नहीं कर पाएगा, वो कैस्प। तो ये सब चीजें नहीं सोचते, पहले डर जाता है इंसान, इनसिक्योरिटी आ जाती है, अरे चैट जीटीपी हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हम कौन से आर्टिस्ट कहाँ जाएंगे। अरे यार कहाँ जाएंगे, यहीं जाएंगे। अब एवोल्यूशन हो रहा है अगर ह्यूमन बीइंग्स का, हम मशीन के ऊपर इतने निर्भर हो गए हैं, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई अब ऐसा ही होने वाला है। पर आप अपनी कला को, वो ऊपर वाले ने, खुदा ने अगर आपको दिया है कुछ, किसी चीज का दिया है, तो वो अपने आप आपको राह दिखाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। तो ये दूसरी चीज जो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो यूथ आजकल पागल हो रहा है ना, कि वो रील्स बनाएगा, सेम रील्स बनाएगा। अगर एक ने मतलब फैन डब की बात करता हूँ, कोई मेरे ही जिराया पे अपनी आवाज डालेगा, उसके बाद फिर एक दूसरा फैन अपनी आवाज डालेगा, तीसरा मतलब जोकर बना के रख देते हैं। सॉरी टू से, ये चीज आपने, हाँ एंड ये सारी चीजें ना कॉपी करने वाली बात होती है कि बस वो भेड़ चाल,
अरे भेड़ मत बनो यार, शेर बनो, शेर बनो यार। तुम्हारा जो है ना वो तुम्हें ही मिलने वाला है। हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। और थिएटर यही सिखाता है कि तू किसी से कम नहीं है भाई। कि कल को तेरे को अगर अमिताभ बच्चन जी भी आ गए, या शाहरुख खान आ गया, या टॉम क्रूज आ गया, या विल स्मिथ आ गया तेरे सामने, तेरे को उसके सामने एक्टिंग करनी है, तो तू कोई कम नहीं है। पहले अपने आप को जान ले, तू भी एक इंसान है, तेरी भी एक आवाज है। तू शायद जो कर सकता है वो ना कर सके, और वो जो करते हैं तू ना कर सके, लेकिन तू अगर उनके जैसे ही बनना चाहता है तो तू फिर मिमिक्री आर्टिस्ट है, तू फिर कॉपी कैट है। क्या फर्क है उसमें? तो द यूथ शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हारे अंदर अगर कला है तो अपनी कला को निखारो। आवाज कोई बुरी या अच्छी नहीं होती है कि बेस आवाज ही अच्छी है और पतली आवाज खराब है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। रानी मुखर्जी की आवाज सुनिए, डेमी मूर की आवाज सुनिए, कितनी होर्स आवाज है ना, खराश है, लेकिन उसकी कोई खराब नहीं होती। परफॉर्मेंस देखो, उन्होंने अपने आप को निखारा, उन्होंने अपने आप को परफॉर्मेंस के थ्रू अपनी आवाज को जो अपना ड्रॉबैक है उसको ओवर पावर किया। तो ये सब चीजें छोड़िए कि आप 14 साल के बच्चे हैं और आप मेरे आवाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं हनुमान में, हो गया अब ले गए भाई। इतना बड़ी गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं दूंगा। मुझ पे ना इस पे एक किस्सा याद आया। पता है सर, ये प्राणी जो यहाँ पे, इसे मैंने बहुत बार समझाया है भाई, देख तेरी भी आवाज बुरी नहीं है, किसी की आवाज बुरी नहीं होती। बस फर्क इतना है कि आप अपने आवाज पे कितना काम कर रहे हो और उसे कितना अपना बना रहे हो। मेक योर वॉइस योर ओन। खैर अभी जो आप बता रहे थे ना दमन भैया कि 14 साल का बच्चा जो है वो बड़े कैरेक्टर की वॉइस दे रहा है, मुझे याद आया 2019 का किस्सा। एक लड़का था, मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पर ऑफ कोर्स, कोई डब करके बंदा, यूजर नेम है उसका, उसने थैनोस को डब करा था और आपको टैग करके इंस्टाग्राम पर डाला था, याद है आपको? तो फिर आपने उसको रिप्लाई भी करा था वो चीज रीस्टोरी करके कि देखो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन तुम ना कैरेक्टर पकड़ो वो जो तुम्हारी एज का है या उससे थोड़ा बड़ा है। तुम थैनोस को कर रहे हो, तुम्हारी एज 12 साल है, तुम अपने वॉइस को ज्यादा जोर दे रहे हो उस हिसाब से, तो वो मत करो, वो करो। एंजॉय करो ना, मतलब हाँ, कुछ चीजें एंजॉय करो ना। अभी जो है ना, मतलब मैं आगे हाय दिन बात का नाम ये जवान वो जवान, मैं क्यों करूं? मेरी एक आवाज है, मैं अपने एक ओरिजिनल, चाहे मैं किसी प्रेमचंद जी की उठा लूं, मैं किसी अच्छे कवि की उठा लूं, मतलब कोई शायर हैं उनके उठा लूं, कबीर के दोहे उठा लूं, उनको अपनी आवाज में करूं, अपने स्टाइल से करूं, तो कितना अच्छा लगेगा। एक ओरिजिनलिटी है, लेकिन कॉपी क्यों? एक और लड़का है सर, अदनान शकील, आपने सिखाया उसको? आज तो मुंबई में ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट बन गया वो। जिराया से याद आया, यहाँ नरूटो के हमारे फैन बैठे हुए, मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, बिट्टू भाई भी फैन है, दिव्यांशु तो अब उतर ही चुके हैं, वो भी एनीमे में। तो जिराया, मास्टर जिराया को लेके दिव्यांशु के पास एक क्वेश्चन था। हाँ, तो बेसिकली यही था कि मतलब हम सब लोग जैसे नारुतो के बहुत बड़े फैन हैं और अब उसका हिंदी डब भी जैसे आ रहा है, तो आपने मास्टर जिराया को वॉइस दिया है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब ऑब्वियसली एक्सपीरियंस कैसा था आपका? अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब आप नारुतो देखते हो क्या? लाइक एनिमे में आर यू लाइक इंटरेस्टेड? बिकॉज इफ यस तो बहुत मजा आ जाएगा। मतलब यार मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि जिस दौरान एनिमे आग पकड़ रहा था, तो मैं उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा बिजी था टेलीविजन में, एंड और भी फिल्म्स करना, ये सब डबिंग, तो मेरे को ना कभी मौका ही। और मैं सच बताऊं तो मैंने टेलीविजन देखना, मेरे घर में टेलीविजन नहीं है बाय द वे, नो केबल नेटवर्क, नथिंग, टेलीविजन ही नहीं है मेरे घर पे। मतलब ये मेरा पीसी है तो मेरे पास एक टीवी स्क्रीन है, तो मैं पिछले कम से कम 17-18 साल से मैंने टेलीविजन देखा ही नहीं है, एंड है भी नहीं मेरे पास। तो मैं ज्यादा एनिमे देख नहीं पाया, लेकिन अभी 2019 में मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया एनिमे से, तो बोला यार ये तो मिस हो गया मुझसे, तो क्या प्यारी चीज है यार। मतलब ये स्टोरीज, ये भावनाएं, ये बच्चों का, मतलब इतनी मॉडर्न सोच, मतलब एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड, वाओ। मतलब एक वो क्या था, चिल्ड्रन ऑफ द वुल्व्स, एक फिल्म है ऐसी कुछ, वुल्फ चिल्ड्रन, हाँ। अरे ब्रदर, मतलब मैं वो फिल्म देखते देखते रोने लग गया यार। मतलब क्या बात है यार, क्या ब्यूटीफुल, मतलब हर फ्रेम एक पेंटिंग है एनिमे की, एंड आई वाज लाइक, तो मैं थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया, फिर मैंने इतना मैं भावुक हो गया उस चीज से, तो मैंने एक सीरीज है डीमन स्लेयर, शायद है ना, मेरी फेवरेट तो वो जापानीज में है किमित्सु नो याइबा, शायद किमित्सु नो याइबा।
किमित्सु नो याइबा बेसिकली उसका मतलब है शैतान को चीरने वाली तलवार। तो जो इंग्लिश में है ट्रांसलेशन, वो अमेरिकन जो है कि डीमन स्लेयर इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन फॉर किमित्सु नो याइबा। तो हमने एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने मिलके हमने एक फैन डब किया कि जो हमने अपना एक अपना एक प्यार जाहिर किया कि हम बहुत प्यारी लगी मुझे वो सीरीज। एंड उसको मैंने मतलब जो मेरे दोस्त है मणिकांत सॉल्वॉय, वो भी बहुत अच्छे एक्टर है। तो मणिकांत ने, मैंने बोला कि यार ये जापानीज से, क्योंकि उनको जापानीज आती है, ही लर्न जापानीज, उनको लाएंगे जापानीज बुलवाएंगे उनसे भी। हाँ। बहुत प्यारी जापानीज बोलता है वो, फटाफट बोल देता है, मतलब पूरी आती है उसे, अच्छी खासी डबिंग कर रहा है आजकल जापानीज में वो। तो उसने स्क्रिप्ट वहां से ट्रांसलेट की। ऐसे फर्क नहीं पड़ता अगर लाइन लंबी या छोटी हो, जैसे एनिमे होता है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं एनिमे का कि लिप्स बंद हो गए लेकिन लाइट चल रही हाँ, है। ये चीज नोटिस करा मैंने। हाँ, तो बोला कि हमको ये फॉलो नहीं करना जो हम हिंदी डबिंग में करते हैं कि नहीं लिप टू लिप फॉलो करना है, हम वैसे ही करेंगे। तो हमने ये शैतान चीरती तलवार एक सीरीज निकाली 2 एपिसोड की। एंड उसको हमने यूट्यूब पे डालना चाहा, लेकिन वहां पे हमको कॉपीराइट इश्यू आ गया, क्लेम वगैरह आ गया। तो यार मैंने पूरा उसको एडिट किया था, उसकी सिर्फ वीडियो लिया था हमने, और म्यूजिक, उसकी वीडियो एडिटिंग, उसकी वॉइस, मिक्स एंड मास्टर करना, कोई भी म्यूजिक हमने वहां से उठाया नहीं, हमने पूरा ओरिजिनल म्यूजिक बनाया। मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था, और एनीवे वो आ गया, पर इंस्टाग्राम पे मैंने डाला हुआ है। तो वो एक मैंने एज अ फैन ऑफ एनिमे, एज अ लवर ऑफ एनिमे, मैंने वो पेश किया। तो यस, मैंने ज्यादा एनिमे देखा नहीं है भाई, लेकिन जिराया के वक्त सच बताऊं तो मैंने सोनी से कहा कि आप मुझे मत लीजिए। जिराया की ओके। मैंने आवाज सुनी तो मुझे लगा कि वो आवाज थोड़ी और मैच्योर, थोड़ी और भारी है। द बेस जिराया इज मच डिफरेंट। एंड वो एक तो एज फैक्टर भी था थोड़ा सा, क्योंकि जिराया जिस एज में है वो सीरीज, वो बेस अलग है, और मेरा बेस थोड़ा सा हल्का यंग में आ जाता है। मतलब मुझे मत कीजिए, लेकिन उन्होंने बोला ऑडिशन दे दीजिए आप, तो मैंने दे दिया। अब उनको पसंद आ गया। मैंने जिन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था, मैंने उनको भी फिर से बोला है, सिलेक्ट तो हो गया हूँ, लेकिन प्लीज, क्योंकि एनिमेशन के इतने फैंस हैं कि वो ये ना बोले कि यार तमन ने हक दिया। ऐसा नहीं बोलने वाले, क्योंकि एनिमे में भी आपके बहुत सारे फैन हैं। खास करके सीजन के एंडिंग में जो आपने जिराया का जो केमियो डाला था ना, मतलब उसमें आप जो आवाज दिए थे, ऑडियंस ऑडियंस जो पागल हुई थी, आज भी उसका रिएक्शन वीडियो यूट्यूब पे रखी हुई है। तो मतलब मैंने जितना हो सका एज एन एक्टर, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट टू जिराया। तो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा। पहली बात तो मैं थोड़ा सा नर्वस था, बिकॉज मैं बोला यार मेरी आवाज नहीं जाएगी। तो मैंने स्टाइल के साथ खेला, क्योंकि वो बहुत ही क्रेजी कैरेक्टर है। वो मुझे जिम कैरी जैसा लगता है, पता है। वो अचानक बात करते थे, नारुतो मेरी बात समझो, वहां जाना बहुत जरूरी है। वो जो भी बोलता है, मेरे को ठरकी बता या जो भी बोलता है ना, तो मतलब ये जो वेरिएशन एकदम अचानक नहीं, तो ये ओ बॉय, मतलब मैं बोला यार ये जिम कैरी से भी क्रेजी कैरेक्टर है। मतलब मजा आ गया, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। मुझे अभी पता है सर, आप जब बीच में बता रहे थे कि डीमन स्लेयर को लेके आप लोगों ने ट्राई किया, मैं बैठे बैठे इमेजिन कर सकता था कि डीमन स्लेयर में किस कैरेक्टर के लिए आपका वॉइस सबसे परफेक्ट रहता। दिव्यांशु भी एग्री करेगा भाई, तेंगेन उज़ोई तेंगेन के लिए सर का वॉइस एकदम परफेक्ट रहता है। आप जो पर्सनालिटी देते हैं, खास करके कि वो जो कूल में एक चालू टाइप बंदा, हाँ, वो तेंगेन बिल्कुल वही है। तेंगेन बिल्कुल वही है। मैंने ना फर्स्ट 4 एपिसोड्स देखे उसके सीरीज के, और फर्स्ट 4 एपिसोड्स की स्टोरीज को अमाल्गमेशन करके हमने हर एक कैरेक्टर को बनाया। तो उसमें ने गेहूं किया था, गेहूं। तो मुझे बड़ा सटल सा लगा वो कैरेक्टर, वेरी अनलाइक मी। थोड़ा पार्ट है मेरा उसमें, मतलब उसका मेरे में, और जो भी है। तो मैंने बोला ये मैं करूंगा, बाकी जो भी थे सबने अलग अलग किए, बहुत प्यारा किया था। गेहूं मैंने किया था, लेकिन मैंने वो पूरी सीरीज अभी तक देखी नहीं है, मुझे देखनी है वो सीरीज। आप अगर देखिएगा ना सर, मैं एक ही चीज कहूंगा कि जितना जिंदा दिल आपका आवाज है, गियू उतना ही डिप्रेस्ड बंदा है। इसलिए मेरे वो टैलेंट था। एनिमे के तो फैन आप हैं सर, इतना हमें पता चल गया कि आपने जितना एफर्ट डाल दिया। इससे सबसे ज्यादा खुशी मेरे को मिला। आज दिव्यांशु का दिन बन गया भाई इस मामले में। मतलब पागलपन है यार एनिमे, मतलब आई एम लाइक,
मैं सच में बहुत बुरा फील करता हूँ कि यार मैंने नहीं देख पाया, मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखा, मैं इतना बिजी हो गया था काम में कि, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि उतना एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी था। तो 2016 में जब मैंने ब्रेक लिया ना, मुझे बड़ा मजा आया कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा। मैं कुछ चीजें जो करना चाहता था, ट्रैवल, म्यूजिक को लेकर और ये सब चीजें, वो मैंने की, पर वो टाइम मिस हो गया यार। वो मतलब जो एनिमे का था, जो बचपन, मतलब मेरा तो बचपन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं काफी कुछ सीखता, काफी चीजें मुझे पता चलती। बट एनीवे, ठीक है, अभी जराया कर रहा हूँ तो मजा आ रहा है। वैसे मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, कैरेक्टर नहीं कर रहा हूँ, काफी सारे कैरेक्टर्स कर रहा हूँ। एक सीरीज है बाकी हानमा। अच्छा, कौन सा? हाँ हाँ, फाइटिंग वाला है ना? बाकी, हाँ Okay. हाँ वो हाँ, बॉक्सिंग वाला है, राइट? हाँ। लेट मी चेक। हाँ जी, बहुत क्रेजी। तो उसमें एक्चुअली बाकी को छोड़कर बाकी सब तो ऐसे ही है, तो लेकिन उसमें कुछ Okay. कैरेक्टर्स आते हैं। और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो उसको डायरेक्ट कर रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि दमन, इसमें मतलब कोई ऐसा मेन कैरेक्टर नहीं है, लेकिन आई वुड लव टू हैव यू ऑन बोर्ड, कि आपको एनिमे अभी अच्छा लगता है, तो इसमें कई कैरेक्टर्स हैं जो बहुत फन है, बहुत ही अलग है। तो उसमें मैं एक बुद्धा भी कर रहा हूँ, उसमें मैं अलग अलग कैरेक्टर्स कर रहा हूँ जब मेरे को मौका लगता है आवाज चेंज करके। तो मुझे बड़ा सर सर, मुझे एक ही चीज जानना है, उसमें एक कैरेक्टर है यूजीरो हनमा, बाकी का बाप है वो, क्या उसको आप कर रहे हैं सर, यूजीरो को? भाई नहीं भाई, अभी मैंने वो नहीं किया, क्योंकि मैं शायद सीजन 2 से शायद आया हूँ। अच्छा। वो सीजन 1 में है। हाँ, वो सीजन 1 में भी है और वो अभी सेकंड में भी आने वाला है, क्योंकि वो ऐसा कैरेक्टर है ना सर कि उस एनीमे के मतलब पागलपन को वो अलग लेवल पे ले जा सकता है यूजीरो। यही रीजन था कि मैं जानना चाह रहा था, लेकिन अगर बाकी आप कर रहे हैं तो अब मैं उसे दोबारा एक बार हिंदी में देखूंगा सर। ये अब बात है। मैं भी देखूंगा अभी उसे। मैं आई थिंक पहले देखा था तो बाकी का एक जब बाकी को वो एक जगह पे कैद कर लेते हैं, जब उसको पता, मतलब निकालते एक ना, वो उसको कहीं रखा होता है। बाकी बोल रहा हूँ या कोई और एक कैरेक्टर जो प्री हिस्टोरिक जमाने से, मतलब डायनासोर के जमाने से उनको मिलता है, ऐसा कुछ एक कैरेक्टर है ना? तो उसमें वो साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट है जिसको मैंने डब किया है, तो बड़ा क्यूट सा कैरेक्टर था। मेरा बड़ा दिल कर रहा था उसको थोड़ा सा यूपी या बिहार का टेक्सचर दूं, कि नहीं हम लोग नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, ये कैसे होगा। लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ओवरबोर्ड लग रहा था, तो हमने उसको बहुत ही नाइव सा कैरेक्टर दिया है, मतलब बड़ा प्यारा कैरेक्टर है, और वो किया था। और कुछ ऐसी तो क्यूट कैरेक्टर से याद आया सर, आपने रेटाइल में आवाज दिया था चूहे को। हाँ, राटाटुई मेरा काफी, ऑल टाइम, हाँ। वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट मूवी है राटाटुई। भाई बचपन में देखे हुआ मूवी है वो, आज भी उसका कुछ सीन दिख जाता है रील में, तो एक होता है ना कि चेहरे पे स्माइल आ जाती है। पता है सर, बचपन में हम उस मूवी का नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे कि वो राटाटुइली है, राटा क्या है। मैं तो हम बस राटाटुइली कहते थे ना, हम बस कहते थे कि भाई वो मूवी देखियो जो बाल पकड़ के बंदे का कंट्रोल करता है। उसमें एक सीन था चूहे और इस वाला, तू बिल्ली होकर चूहे से डरता। याद होगा ना, तू दुनिया का पहला बिल्ली चूहे से डर रहा है। और वो स्टुअर्ट लिटिल में है शायद। एक मिनट कंफ्यूज कर रहा हूँ क्या? स्टुअर्ट लिटिल में है वो। नहीं, राटाटुई में बिल्ली वो का स्टुअर्ट लिटिल में, यस सॉरी। राटाटुई में हम वही एक हाँ, जानते हाँ, थे सर, ये चूहा है भाई, बहुत तगड़ा खाना लव बनाता मेकिंग, है। हाँ यस खाना याद बनाता आया। है। याद है, खाना बनाने वाला याद आया था। हाँ। मैं क्या बोलता जो सर ने कहा ना कि अभी हमारा बचपन एनीमे में गुजरा, टू बी ऑनेस्ट हम लोग सबका बचपन एनीमे में से ही शुरू हुआ है। हमें उस वक्त तो पता नहीं था, जब देख के ये वजह जैसे पोकेमॉन, बेब्लेड, ये सब से अपन लोग ये हुए थे, तो वी कैन टोटली रिलेट टू इट। और टाइम की वजह से नहीं देख पाना ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये सब अपने अपने काम में जो एक बिजी रहते हैं ऐसे करके। मियाउथ किया था मैंने, मियाउथ में बड़ा मजा आया था। मियाउथ एक बहुत crazy है। मियाउथ, अरे टीम रॉकेट। म्याउथ भी पता है सर, वो ऐसा कैरेक्टर था, टीम रॉकेट म्याउथ का देखभाल नहीं करते थे, म्याउथ टीम रॉकेट का देखभाल करता था। वो इकलौता पोकेमॉन था ना जो बोल सकता था, आई बोल सकता थिंक, था। और कोई ऐसा नहीं था। हाँ, वो अकेला बोलता था। मैं बस इसका बताऊंगा मियाउथ का, कि मैं शूट करता था पूरा दिन, डिज्नी का ही एक शो कर रहा था मैं, और पूरा दिन शूट करता था, सुबह 9 से लेके अराउंड 9-10 बजे तक। एंड उसके बाद मैं रात को आता था और मैं मियाउथ सब करता था रात के 2-3 बजे तक, फिर सुबह 7 बजे कॉल टाइम। ऐसे कई बार हुआ
हालत बैंड हो गई थी। मतलब मैं एक टाइम ऐसा आ गया था कि मियाउथ के लिए मैं था यार मेरे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैं इतना क्रेजी थक जाता था और बिजी रहता था कि नहीं, पर फिर भी मियाउथ हुआ। लेकिन एक सीजन के बाद फिर मैंने नहीं करना, आई कुडंट डू। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, पर्सनल time हेल्थ का भी issue बहुत रहता है जरूरी ना। होता है हाँ, सर। हेल्थ प्रायोरिटी होना भी चाहिए, सबका हेल्थ प्रायोरिटी होना चाहिए। और हेल्थ प्रायोरिटी होना चाहिए, ऐसा मैसेज देने वाले कैरेक्टर भी थे क्या, अभी भी आने वाले हैं शक्तिमान, बिल्कुल वो अनाउंस्ड भी है। तो शक्तिमान से हम जानना चाहेंगे सर, बीच में एक एनिमेटेड शो भी आया था तकरीबन 2011 में शायद से जी, शक्तिमान का एनिमेटेड शो, जिसमें इंटरेस्टिंगली कहानी को रिबूट करके गंगाधर की जगह विहान आर्या एक कैरेक्टर था। तो जब आपने विहान को डब करना स्टार्ट किया और उसके ऑल्टर ईगो शक्तिमान को भी, तो हम जानना चाहेंगे कि हमने देख रखा था मुकेश सर का शक्तिमान बचपन से, और उनका शक्तिमान कितना ग्रैंड लगता था। एक तो उनकी आवाज नो डाउट काफी लेजेंडरी है। तो जब आपने अपना वर्जन लाया विहान आर्या के साथ, तो क्या आपने सोचा कि मैं अपने आवाज को कैसे स्केल करूं कि मैं शक्तिमान की उस ग्रैंडनेस को भी बनाए रखूं और साथ ही साथ अपनी ओरिजिनलिटी दे पाऊं, तो वो आपने कैसे डिसाइड? पहली बात तो भाई मैं ये कहूंगा कि मैंने ना कभी शक्तिमान देखा ही नहीं था। सर मतलब शक्तिमान फैन नाराज हो जाएंगे सर आपसे। मैं कभी नहीं देखा था। देखो देख तो ना, मुझे सच बता रहा हूँ, देखो ये अगर आपको डालना है डालिएगा, नहीं डालना क्योंकि मैं नहीं, अरे कोई नहीं, भी- कोई कोई नहीं, भी- कोई कोई नहीं, भी- मतलब आ जाएगा। वो रॉ है। लेकिन वो ऐसा लगता था ये क्या नकली सा सुपरमैन बनाया हुआ है यार, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो एनीवे दिल नहीं तोड़ना चाहूंगा आपका, लेकिन और मेरी ना जिंदगी में ऐसा ही हुआ है कि मेरे साथ हमेशा ना ऐसा ही होता है कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे मैं भागना चाहता हूँ। अच्छा मुझे जब बोला गया कि भाई शक्तिमान, मैं बोला मैं नहीं कर रहा शक्तिमान। अरे नहीं नहीं दमन, ये वो शक्तिमान नहीं है, मुझे लगा मुझे डब करना है उनको। मैं बोला नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा। बोलते अरे दमन ये एनिमेट होगा, ये एनिमेशन है, ये तुम अपना कैरेक्टर बना सकते हो, मतलब शक्तिमान वो। फिर उन्होंने को बताया, कैरेक्टर स्केच दिया सारा। बोला अच्छा, मतलब ये वैसा वाला नहीं है वो जो वो करते थे। बोलते नहीं 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 वो नहीं है, ये एक नया तरीके का लेके आ रहे हैं शक्तिमान, ये एक यंग है, यूथफुल है। या भाई फिर तो अपना स्वैग डाल सकते हैं। तो मुझे उसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई, बिकॉज दे नेवर वांटेड मी टू डू व्हाट हैड बीन डन बिफोर। दिस वाज अ कंप्लीटली न्यू शक्तिमान, और उसमें मैंने अपने तरीके से जो भी मैं कर सका कि यार बड़े प्यारे प्यारे सीन थे। एक जगह वो विलेन से फाइट करता है, जब वहां पे तो इतने स्पिरिचुअल हो गए थे वो सीन्स कि मैं रोने लग गया था। लाइक तभी के टाइम पे लाइक कैसे यार बहुत ही प्यारा, मतलब अच्छा लग रहा है कि वो किस तरह से इस चीज को टैकल कर रहा है। एंड क्या क्या जो डायलॉग्स थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आई एम सॉरी बट मैंने कभी उससे उससे कुछ नहीं उठाया था उस शक्तिमान से, बिकॉज मैंने देखा ही नहीं था। और ये शक्तिमान मेरे लिए बहुत ही नया था और मैंने इसको बिल्कुल अपना ही कलर दिया, और जो मुझे ब्रीफ मिला था उस तरीके से मैं आगे बढ़ा इसको लेकर। यानी कि सर आपका जो पूरा अप्रोच है, अगर मैं उसे सब चीज को बॉयल डाउन कर सकूं, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि चाहे पुराने स्टेंसिल्स हो या ना हो, पुराने रेफरेंस हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा ट्राई करो कि रियल, ओरिजिनल और उस कैरेक्टर को अपना बना लो। ये देखने मत जाओ कि क्या ये पहले कभी किया हुआ है या क्या ये आगे आने वाला है। यानी आपका जो मोटो आपने स्टार्टिंग में दिया था, मैं ऑडियंस के लिए वापस से उस चीज को घुमा के लाना चाहूंगा, जो सर ने कहा भी था कि आप अभी में जीते हो। तो जो आपके पास अभी है उसको, उस प्रेजेंट को आप अपना बना के चलो। एंड बी ये ओरिजिनल। मुझे आपसे सीखने को मिला सर। बिल्कुल बहुत डेंजरस सिचुएशन है भाई टू लिव इन द मोमेंट, बिकॉज क्या होता है कि अभी में जीने वाला हमेशा कल के बारे में नहीं सोचता, और दुनिया उन लोगों से बहुत चलती है, चलती समझते हो ना? बिल्कुल। जी जी सर। वो भी रहती कि ये आदमी है, ये कल के बारे में, कल का सोचो, कल क्या होगा, टैक्सी जमा करो, ये करो वो करो। और मैं ऐसा इंसान हो गया हूँ अब कि मैं कल के बारे में सोचता नहीं, मुझे परवाह ही नहीं है। मुझे इतना विश्वास हो गया है खुद के ऊपर, क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि हम सब में वो परमात्मा, वो खुदा, वो सब हमारे अंदर ही है। तो मैं चाहे इंसान की लेवल पे कितनी भी कोशिश कर लूं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो नहीं होने वाला। एक पत्ता तक नहीं हिलता उसकी बगैर। मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं रिलीजियस नहीं हूँ। आई एम जस्ट फाइंडिंग माई सेल्फ। और जब से मैंने अपने को खोजा है तो मुझे डर निकल गया है
और जिसके अंदर डर नहीं होता ना, वही आज में जी सकता है, वही अभी में जी सकता है। बिल्कुल। जो कल के बारे में जिसमें डर होता है, वो कल के बारे में ही सोच के डरता है, और कल जो हुआ उसके बारे में सोच के डरता है। तो वो आज में जीने वाला हमेशा एक फ्रेशनेस ही लेकर आएगा, बिकॉज उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कल क्या हुआ और कल क्या होने वाला है ना। Exactly. तो हमेशा, जैसे हनुमान के लिए भी मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने बोला यार, और जब उन्होंने बोला यार हम इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं कि एक नया रूप है, ये अलग, तो मैं गया। तो शक्तिमान के साथ भी सेम था, अब जिराया के साथ भी। और मैं ऐसा मतलब बेवकूफ हूँ कि मैं खुद ही ना बोल देता हूँ कभी कभी कुछ काम के लिए कि नहीं ये मेरे से मत करवाओ, ये नहीं यार, ये किसी और से करवाओ, ये इससे करवाओ, उससे करवाओ। तो बोलते तू पागल वागल है क्या यार, तेरे को हम दे रहे, हमको तेरे से करवाना है, तू क्यों बोल रहा है उसको करवा, हमें तू चाहिए। तो बट पर्सनली आई फील कि जो चीज मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता हूँ वो मैं नहीं करूँ, एंड उससे क्या होता है कि मेरी दाल रोटी नहीं चल पाएगी, यू नो। वही मेरे पेरेंट्स, इंडस्ट्री, वो ये बोलते हैं ये पागल वागल है क्या, ये अपने करियर के पीक में जाके भाग गया। लोग मेरे को भगोड़ा बोलते हैं कि भाग गया, भागा नहीं था भाई, मैं गया था अपने आप को जानने। आई वांटेड टू गो थ्रू दैट हसल कि कम में जीना क्या होता है, कि घर से बाहर निकले एसी में रह रहे हैं, गाड़ी में एसी, स्टूडियो में एसी, शूटिंग करने गए वहां एसी, मतलब हर चीज की सुविधा। लेकिन वो जीना क्या होता है जो एक छोटा बच्चा किसी छोटे से गांव में जिसके पास कोई सुविधा नहीं है और वो एक स्टार बनना चाहिए, वो फीलिंग कभी मेरे अंदर आई नहीं थी। एंड आई वांटेड टू गो थ्रू दैट ताकि मैं वो समझ सकूं कि वो उसका क्या फीलिंग होती होगी। एंड जब वो 5-6 साल जो मैंने गुजारे, मेरे लिए वनवास ही बोल लो तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया। उसको मैंने जो सुख दिए थे वो सारे छीन कर, जो भी मैंने उसको रूखा सूखा दिया, उसने मेरे साथ खड़ी रही, और वो मेरी रियली, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। एंड उसकी वजह से मैं ये कर पाया, यू नो, लाइक इट वाज लाइक डूएबल, बिकॉज जब प्यार मिलता है आपको तो दुनिया की परवाह नहीं होती, तो आप अब में जी सकते। मुझे एक चीज याद है, अब पता है सर, आपने जो ये ओरिजिनलिटी और इस चीज को लेके बताया ना, वो हमारा एक दोस्त है, उसके लिए सबसे ज्यादा काम आएगा। वो एक इंडी क्रिएटर भी है, तो उसके पास ये इंस्पिरेशन था, और उसी ने कहा था कि भाई एक बार दमन सर से पूछ लेना कि उनका शक्तिमान को लेके जो टेक था, क्योंकि हमारा बचपन किसी और शक्तिमान में बीता, उन्होंने हमें एक नया शक्तिमान दिखाया, तो उस चीज को लेके उनका टेक एक बार जानना। तो यही रीजन था कि ये क्वेश्चन दिया। लेकिन पर्सनली पता है सर, मुझे भी इस चीज का एक्सपेरिमेंट करने का शौक है अपने वॉइस के मॉड्यूलेशन के साथ, कि मैं कितना वेरिएशन उसमें ला सकता हूँ। और आज आपके साथ ये बात करके ना, उस चीज को लेके बहुत आइडिया मुझे मिला है। क्योंकि पता है सर, आप जब स्टार्ट करते हैं, आप कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली आप कॉपी करने में चले जाते हैं, आपका कोई इंटेंशन नहीं होता, लेकिन आप अनइंटेंशनली उस ट्रैक को पकड़ लेते हैं। तो आज आपके थ्रू एटलीस्ट वो चीज सीखा कि भाई कॉपी नहीं करनी, आप जैसे हो, आप स्पेशल हो, आप यूनिक हो, आप अपने ही वॉइस को अपना बनाओ। और तुम लोग को भाई दिव्यांशु बिट्टू कुछ, हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था, हाँ, जैसे सर बोले कि मतलब डबिंग के दौरान कई बार ऐसा होता है कि मतलब आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो उस कैरेक्टर के अंदर कि मतलब इमोशनली आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हो कि आप भी रो देते हो ऐसा। तो इनिशियली जैसे मेरा पर्सपेक्टिव था वो ये था कि एक्टिंग और डबिंग लाइक दे आर लाइक टू वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन आपकी ये बात सुन के मुझे ऐसा अब लगने लगा है कि मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब काइंड ऑफ सेम है। तो मतलब क्या एग्जैक्टली ये सेम ही जैसा है या फिर लाइक ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है ये दोनों एकदम, एक्टिंग एंड डबिंग? भाई सेम भी है, एंड डबिंग इज मच मोर डिफिकल्ट देन एक्टिंग। ओके, क्योंकि एक तो क्या होता है कि एक एक्टर ने एक कैरेक्टर को निभाया, अब आपको उस एक्टर का वो कैरेक्टर निभाना है। समझे आप? कि अगर मैं एक लाइन को बोलूंगा कि दफा हो जाओ यहाँ से, ऐसे मैंने बोली है ना, अब कोई मेरे को डब करेगा तो उसको यही टोन यूज करना पड़ेगा, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन अगर किसी ने बोली दफा हो जाओ यहाँ से, तो वो भी उसको यही टोन यूज करनी पड़ेगी। शायद उसका मन करे कि मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, कि ये कैसे बोल रहा है यार, दफा हो जाओ यहाँ से, लेकिन वो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है। एंड वहीं पे अगर रोने धोने या चिल्लाने की आवाज, मतलब बात आ जाती है जहाँ पे एग्रेसिव सीन्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कई फिल्में जो लियोनार्डो की मैं डब करता हूँ, जैसे ब्लड डायमंड की थी, तो मैं इतने सीन्स में रोया हूँ ना भाई ब्लड डायमंड में। मतलब वो रिकॉर्डिस्ट बोलते सर आप ठीक हो, मैं बोला भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि एज एन एक्टर मैं वो जिस चीज से गुजर रहा है मैं अपने आप को गुजारूंगा तो ही मैं उस चीज को डब कर पाऊंगा, यू नो, आवाज दे पाऊंगा। कि वो चोक होना, गले का चोक होना,
टॉम हैंक्स को मैंने डब किया था फॉरेस्ट गंप में, वो Yes. Right. फॉरेस्ट गंप में आपने करा था ना? हाँ, याद आया। यस। सर दुखने लग गया था, इतना रोया हूं मैं वो फिल्म के टाइम, वो डब करते हुए, वो पापा के साथ उसके सीन, इतनी बार दिल टूटता है उसका यार, वो इतना भोला कैरेक्टर, मतलब कैसे नहीं रोगे यार, आप इंसान ही नहीं हो अगर रोगे। तो एक्टिंग और डबिंग भाई ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये है कि टेक्निकली देखा जाए तो डबिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज आपको किसी का मीटर पकड़ना है, टेम्पो पकड़ना है, पिच पकड़ना है, एक्टिंग स्किल्स पकड़ने हैं, और फिर आपको वो लाइन उसी के तरीके से बोलनी है, ना कि अपने तरीके से। तो इट बिकम्स रियल डिफिकल्ट। लेकिन भाई कला के माध्यम से देखा जाए तो दोनों ही चीज में आपको एक्टिंग चाहिए ही चाहिए, आपको गाना भी आना चाहिए, जी गायकी भी आनी चाहिए, क्योंकि हर चीज सुर है, हर चीज, मतलब कि किसी ने कहाँ हो, अगर किसी ने बोल दिया, कोई गांव वाले का आप कर रहे हो, अब कोई बोले नहीं मेरी आवाज, अगर मैं बोलूंगा मेरी आवाज बैठ जाएगी, अरे बेटा तेरे को बोलना ही पड़ेगा। तो मतलब ये सारी चीजें आप गायकी अगर सीखते हैं तो गायकी से क्या होता है, आपका गला ना पक जाता है जब आप गाते हैं, एंड स्पेशली जब आप ग्रंज गाते हैं, अगर रैप गा रहे हैं या हिप रॉक, स्पेशली रॉक में बहुत R&B बहुत हाई पिच में आप गाते हैं, तभी किनको ले लो, बियॉन्से, रिहाना, ये सब। अब इरा के कारण मैं इन सबको मैं भी थोड़ा थोड़ा गुनगुनाता रहता हूँ, लेकिन बहुत हाई स्केल्स है वो, उससे क्या होता है आपके वोकल कॉर्ड्स और पक जाते हैं, तो आप चाहे वहां पे क्या बात कर रहा है तू, ये आप पूरा दिन डब कर रहे हो, उसके बाद फिर आप पे आके एक हीरो भी कर रहे हो, हाँ भाई बोलो यार क्या बात हो गई यार, और वहीं पे देखो ये बात कर, अलग अलग आवाजें निकालना, आपको गला इतना पक चुका है कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं होती। जैसे आप गर्म पानी पी लेते हो थोड़ा थोड़ा ब्रेक देने के लिए, या थोड़ा ठंडे हो जाए, बहुत थोड़े सॉफ्ट हो जाए, बेसिकली ठंडे नहीं, मतलब वार्म वाटर अच्छा रहता है। तो ऐसा कोई वॉइस ओवर, ये मतलब वॉइस एक्टिंग में, आपने डबिंग में ऐसा हुआ है कि मतलब आप उसमें इतना ज़्यादा जान फूंक दिए कि अगले दिन आप वॉइस निकलने में थोड़ा इश्यू हो रहा हो? भाई आपने एक फिल्म देखी है अरुंधति? सोनू सूद करी आपने? यस, याद आया। देखिए मैंने अरुंधति भाई, सोनू सूद करा सर ने इसमें। भाई मतलब नेक्स्ट डे भाई सारी डबिंग कैंसिल, सब कुछ, भाई नहीं होगा यार, जब चिल्ला कर, यस, आवाज भी नहीं निकल रही थी मेरी, मतलब वो पूरा टाइम याद है मूवी, याद आज भी याद है। जब मैंने सोनू के साथ वो फिल्म की थी, सोनू सूद के साथ, एक बार ऐसा भी तो मैंने उसको बताया था, मतलब भाई आपकी वो डबिंग की थी मैंने फिल्म की, होता यार अच्छी की थी, मतलब अच्छी की थी, बैड हमका हमारा रिफंड चाहिए आपके। अच्छा, जब आप फिल्में कर रहे थे सर सोनू सूद सर के साथ, तो उस टाइम पे आपसे हमने बताया उनको कि भाई तुम्हारा ही कैरेक्टर मैं प्ले करके रखा हुआ हूँ, है ना, एज अ डबिंग, तो क्योंकि वो ऑलरेडी देखे थे, आपकी तारीफ भी करते थे वो, लेकिन आपको क्या लगा कि मतलब जैसे होता ना कि हाँ मैं इनके पर्सन, मतलब इस पर्सन का वॉइस दे चुका हूँ, है ना, अब एक फिल्म में काम कर रहा साथ में, तो एक होता ना कि अब पहले आप उसको प्ले कर रहे थे, अब आप उसके साथ प्ले कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका फील कैसा? यार अच्छी फीलिंग थी, सोनू सूद बहुत ही प्यारे इंसान है, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं, डाउन टू अर्थ बंदे हैं, मतलब आज भी वो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, जो भी मतलब आज यस फाउंडेशन उन्होंने खोल दिया अपना, वेरी हम्बल गाय, वेरी स्वीट, तो बहुत अच्छा लगा यार, he's a gem of a person, मतलब मजा आ गया आज भी। मतलब मैंने बीच में गोवा में किसी का फोन आया था कि भाई हमें सोनू सूद से कांटेक्ट करना है, तो आप प्लीज उनका नंबर दे दो, मतलब भाई उनका नंबर तो नहीं दूंगा मैं आपको, मैं उनके मैनेजर का दे सकता हूँ, तो मैंने सोनू जी को फोन किया, एंड ही सो स्वीट के ही सेड कि नमन थैंक्स यार, मेरा नंबर नहीं दिया आपने, आपको मैं नंबर देता हूँ, ये बंदा है, इसको मैनेजर को आप बोलो उसको, तो मैंने किया, सो बट ही रिकॉग्नाइज मी, मेरे पास उनका नंबर था, मेरा नंबर तो मैं 10 बार चेंज कर चुका हूँ, पता है, तो उनके पास नहीं था, बट ही स्टिल पिक्ड अप माय फोन, आई डोंट नो हाउ ही पिक्ड अप माय फोन, अननोन नंबर था, फिर भी उठाया उन्होंने, नहीं शायद लाइक दैट कि वो उठा लेते हैं, तो मैंने बोला हाय सोनू, मैं दमन बोल रहा हूँ, एंड दिस दैट, अरे दमन कैसे हो, ही रिमेंबर्ड, जबकि ये बात हो गई ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गए होंगे इस बात को, हमने वो फिल्म की वो साथ में जी, बट ही इज सच अ नाइस गाय जेन्युइनली। तो सर जैसे आपने एनिमे तो मेंशन कर दिया, हमने सुना है, मतलब देखा भी और जाना भी है कि आपने ब्रैंडन रूथ का जो सुपरमैन रिटर्न्स में, उसमें आपने सुपरमैन को वॉइस दिया है, तो
कॉमिक्स और सुपर हीरोज को लेके आपका क्या व्यू है सर? मतलब सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन कैसे लगते हैं आपको? भाई मैं सच बताऊं तो मैं जब छोटा था ना, जब मैं स्कूल से आता था तो बनियान होती थी और नीचे कच्चा कुच्चा तो मैं पहनता नहीं था। मैं बनियान को ना ऐसे नीचे स्ट्रेच करके ना अपने प्राइवेट पार्ट्स के वहां से एक सेफ्टी पिन बांध के और पीछे अपना टाल डाल के मैं सुपरमैन की तरह उड़ता रहता था घर में। मम्मी बोलती खाना खा ले और मैं बस उधर उड़ रहा हूँ, तो मम्मी बोलती थी अच्छा ठीक है पैट 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 खाना खा खाना खा। तो मेरा सुपरमैन जो था ना वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। ओके, लेकिन जब मैंने सुपरमैन को भी डब कर लिया, मैंने बैटमैन को भी कर लिया, मतलब आई वाज लाइक ये चल क्या रहा है भाई, मतलब कि जब मैंने सपने पूरे हो रहे हैं आपके। ब्रैंडन साउथ को जब मैं किया वाला भाई यार क्या बात है यार, मतलब मेरा फेवरेट सुपर हीरो और आज मैं उसको डब कर रहा हूँ मतलब उस कैरेक्टर को, है ना। तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग यार, बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि मुझे एली नाम के एक लेडी हैं जो डबिंग कराते हैं। तो एली ने जब अलीजा ने मुझे बोला कि ऐसे जमत इसका को देना है ऑडिशन में, तो एकदम हो गया वाला वाओ, मतलब यार सुपरमैन के लिए ऑडिशन। तो मेरे को पता था क्योंकि क्लार्क केंट और सुपरमैन दोनों अलग आवाज हैं, दोनों अलग कैरेक्टर्स हैं, तो मुझे पता था वो क्या करना है। मुझे 100% था कि मेरा ही होने वाला है, चाहे कोई भी आके मेरा ही होने वाला है, तो मेरा ही है, और वही हुआ, मेरे को मिला एंड आई लव्ड इट यार, बहुत मजा आया। तो पता है सर, मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगा, नाउ दिस वन सेटल्स द डिबेट कि क्यों सुपरमैन सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर है। ये सिर्फ हम नहीं, दिव्यांशु नहीं, ये सर के भी बचपन से इतना पॉपुलर है शुरू से। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने बोला ना कि मतलब कि मुझे पता था कि वो चीज मुझे मिलने वाली है, राइट। लेकिन कभी ऐसा हुआ सर कि कोई कैरेक्टर है, ये कोई मूवी आ रही है, आप चाहते हो कि वो कैरेक्टर आपको मिले लेकिन वो ना मिली हो, तो व्हाट इट फील्स लाइक? भाई मैं आज भी किसी को बोलता हूँ भाई, मैं तो आज आप लोग यूट्यूबर्स हैं, मैं आपको भी बोलता हूँ भाई, कभी बैटमैन द डार्क नाइट फिल्म अगर आप लोग डब करवाना चाहते हैं लेकिन अच्छे से रिलीज करेंगे, तो मैं द जोकर। अरे सर क्या नाम ले लिया आपने। वो मेरे से मिस क्यों हुआ पता है? वो मेरे से मिस क्यों, क्योंकि हीथ लेजर को मैं पहले भी एक फिल्म में भूल गया नाम फिल्म का, उसमें रिचर्ड गियर भी था, सम नाइट समथिंग ऐसा कुछ नाम था, तो उसमें मैंने हीथ लेजर किया था, मुझे हीथ लेजर बहुत पसंद है, तो मैं कर रहा था म्यूजियम का। आप कह रहे हो सर? नहीं, नाइट एट द म्यूजियम नहीं, वो मैंने बेन स्टिलर को किया। तो ये जो थी फिल्म, इसमें रिचर्ड गियर और हीथ लेजर था, एक ना वो ब्रिटिश नाइट्स के ऊपर कहानी थी, ब्रिटिश नाइट्स या वो पुराने जमाने, तो उसमें लेजर था, उसको डब किया था क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो मैं कर रहा था ब्रैड पिट की फिल्म वर्ल्ड वॉर Z के, ब्रैड पिट को डब कर रहा था उसी के दौरान। हाँ, तो उसी के दौरान मतलब ये क्लैश हुए डेट्स कि मैं जोकर के लिए भी मैंने ऑडिशन दिया था एंड आई रियली वांटेड टू डू इट, पर मेरे डेट्स ही नहीं थे। अरे सर, मतलब यू आर दिस क्लोज है कि नहीं, दिस क्लोज यू। भाई मतलब इट वाज लाइक यार ये तो चाहिए ही था मुझे, एक टाइम के लिए बोला, कमिटमेंट लेवल हो गई थी, मैंने वो स्टार्ट कर दी थी फिल्म, तो आई कुड नॉट लीव इट। लेकिन अगर चॉइस होती तो आई डेफिनेटली वुड हैव डन हीथ लेजर, नॉट ब्रैड पिट रियली। लेकिन सर वर्ल्ड वॉर Z भी काफी एक होता ना कि काफी पॉप कल्चर पे अपना इम्पैक्ट डाला था भाई, आज भी वो बेस्ट ज़ॉम्बी मूवी है वो। सर एक क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, बुरा मत मानिए, अगर आंसर देना हो तो दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये एक आपका फैन है, शिवा मौर्य नाम है, उनका क्वेश्चन ये है ना कि क्या डबिंग इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म जैसा कुछ होता है क्या, स्टार चाइल्ड टाइप का कुछ? यार हम तो सच बताएं तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आज भी उतना नहीं है जितना नॉर्मली इंडस्ट्री बॉलीवुड या इधर हो रहा है, उतना नहीं है थोड़ा बहुत। हाँ, यहाँ पे फेवरेटिज्म है, वो हर इंडस्ट्री में होता है सर, वो हर इंडस्ट्री में होता है। हाँ, ये मुझे ये इसी से करवाना है, यू नो, कि चाहे वो उसके लिए हो ना हो, लेकिन ये इसी से करवाना है बिकॉज वो उनकी दोस्ती यारी अच्छी है, उनकी ट्यूनिंग अच्छी है, तो वो फेवरेटिज्म हो जाता है। बट नेपोटिज्म इतना ज्यादा नहीं है भाई। आज कितने डबिंग डायरेक्टर्स हैं, कितने डबिंग आर्टिस्ट हैं जिनके बच्चे डबिंग ही नहीं करते, वॉइसिंग करते ही नहीं, यू नो, लाइक जबकि वो स्टार्स हैं, यू नो, दे लाइक स्टार्स ऑफ द वॉइसिंग इंडस्ट्री। तो नेपोटिज्म नहीं है यार, आज भी हमारा अभी नेटफ्लिक्स और ये सब के आने की वजह से इतने नए आर्टिस्ट आए हैं इंडस्ट्री में, इतने ज्यादा नए आर्टिस्ट, अगर नेपोटिज्म होता तो ये कभी हो ही नहीं पाता। हाँ, लोहित शर्मा है सर, अदनान शकील है, ये सब। हाँ, अभी मेरे फ्रेंड सर्कल सब गए हुए सर आपकी इंडस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब ये लोग अभी हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ नेपोटिज्म जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों को, अगर आप अच्छे हैं और आप मेहनत करने को तैयार हैं और
थोड़े टाइम के लिए चुप रहने को तैयार है कि यार नहीं, मुझे तो इतना पैसा चाहिए। अगर आपने ऐसा बोल दिया फिर नहीं मिलने वाला आपको काम। आप थोड़े धैर्य रखिए, मतलब एक थोड़ा टाइम अपना काम दिखाइए, बिकॉज आपसे पहले जो लोग आए हुए ना वो ऑलरेडी एक्टर्स हैं। बिल्कुल हम ज्यादातर जो डबिंग के जो पहले जो आर्टिस्ट हैं वो सारे के सारे एक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ 99% ऑफ देम आर एक्टर्स। तो अब जो लोग आए हैं वो एक्टिंग नहीं करते, वो बेसिकली फैंस थे वॉइसिंग के, उन्होंने हमको सुना है बचपन से, Yes, yes. तो वो अब फील्ड में आना चाहते हैं। तो कई लोगों ने तो उसमें से कुछ सीखा भी नहीं है, आवाज अच्छी है थोड़ी बहुत, थोड़े डायलॉग सिंक कर सकते हैं तो वहां पे, लेकिन अगर आके वो यहाँ पे सोचते हैं कि उनको वैसा ही रिस्पेक्ट और वैसा ही पैसा मिलेगा तो ये थोड़ा टाइम नहीं, लगेगा, वो तो है सर। इट वोंट बी एकदम से। आप अगर काम में बहुत अच्छे हैं तो आपको काम धना धन मिलने वाला है। तो नेपोटिज्म नहीं है भाई हमारी इंडस्ट्री, मतलब वॉइसिंग एक वैसे क्यूरियोसिटी था, जैसे आप किसी कैरेक्टर को वॉइस देते हैं तो आपको सिर्फ उस कैरेक्टर का रोल दिखाया जाता है या पूरी मूवी दिखाई जाती है? यार पूरी मूवी तो हम कभी भी नहीं देख पाते, अच्छा। मतलब क्योंकि वही तो बात है ना कि वहां पे वो 1 साल लगाते थे फिल्म को बनाने में। जैसे एवतार जैसी फिल्म 12 साल लगे भाई जेम्स कैमरन को बनाने में, हमारे पास कितने 12 दिन भी नहीं होते डब करने। अच्छा। कहाँ 12 साल, कहाँ 12 दिन। और कभी कभी तो क्या होता है जब फिल्म आती है हमारे पास तो स्क्रीन पे इतने सारे जो प्रोडक्शन हाउस है जो उसको डब करवा रहा है उसका नाम, वाटर प्रिंट, वाटर मार्क जो बोलते हैं, और फिर वो कंपनी की जो कंपनी पैरामाउंट है या सोनी है या जो उनके वाटर मार्क, कभी कभी तो लिप्स भी नहीं दिखते, हमें सिर्फ आवाज सुन के डब करना पड़ता है। यस यस। अच्छा। तो मतलब इस बहुत रेयर होता है कि फिल्म, हाँ मैंने एक फिल्म जरूर देखी थी क्योंकि इंसेप्शन जो थी, आपने तो सर उसमें उसमें आवाज भी बॉब दी थी का, ना सर, हाँ, लियोनार्डो आपने का। आवाज भी दी थी लियोनार्डो को। बोला भाई ये चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या स्क्रिप्ट लिखी और ये क्या इंग्लिश में बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या फिल्म है, पागल हो रहा हूँ। तो मैंने बैठ के पहले बोला भाई प्लीज मुझे फिल्म दिखाइएगा। तो मैंने फिल्म देखी तो मेरे को थोड़ा समझ में आया, मतलब भाई ये फिल्म की स्क्रिप्ट तो पूरी पूरी छोड़ दो, मैं नहीं कर रहा, ये जिसने भी लिखी है हम इसको बनाते हैं फिर से, क्योंकि वो आगे पीछे चल रही है पूरी, इधर कुछ और बोल रहा है, उधर वहां पे कुछ और चल रहा है, वहां पे ड्रीम इन ड्रीम इन ड्रीम। वो मतलब 6 दिन तक तो हमारी ये डिबेट होती रही जिन्होंने डब कराया था उनके साथ कि नहीं 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 ये स्टिल इन ड्रीम, बोलती नहीं, बोला हाँ ये, मतलब वो इतना क्रेजी था। तो कुछ फिल्में हम पहले देख लेते हैं, जैसे कभी कभी हम जो हिंदी टू हिंदी फिल्म डब कर रहे होते हैं जो हीरोज हैं, तो उनकी फिल्म हमको देखनी पड़ती है, बिकॉज आपको पता चलता है कि इसका ग्राफ क्या है, नया लड़का है तो उसने क्या परफॉर्म किया है और कहाँ पे आपको कितना देना है, क्योंकि वो ज्यादा भी लगनी चाहिए। बिकॉज कई बात होता है कि कुछ हीरोज की आवाज अच्छी नहीं होती तो आप डब करा रहे होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो अब आप कितना ग्रेन्स दें उसको, कितना बेस दें आप इसको, कितना क्या टोन दें, ताकि ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा भारी लग रही है इसकी आवाज या बहुत ज्यादा बेवकूफाना सी लग रही है। तो हमेशा हमको देखने का मौका नहीं मिलता। नहीं, ये क्यूरियोसिटी रहता था यार तो कि सर पहले ही आप लोग देख लेते तो एक अंदर में ये रहता होगा, फिर उसके बाद चुप रहना कि कब तक मूवी आ रही। भाई मतलब इंसेप्शन जैसी मूवी जो एकदम ब्रेन ये कर दे वो आपने पहले ही देख ली, और आप अभी भी डिबेट चलता है कि वो ड्रीम में था या इसमें था, और सब अपना अपना पक्ष और थ्योरी ऐसे देंगे ना कि आप कन्विंस हो जाओगे कि नहीं नहीं ये सही बोल रहा है, वो ड्रीम में है, और कोई को फिर ऐसा, और कोई को फिर ऐसा रात को नींद नहीं आ रही थी, सपने में घूम रहा था पूरा वो सीन के, यार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मैं परफॉर्म कैसे करूं जब मुझे समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश या मतलब जो स्टोरी है, लाइक मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो आई हैड टू सी द फिल्म। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था अभी, आपने बताया ना कि डबिंग के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे वाटरमार्क होते हैं, राइट? तो हम लोगों ने एक बार इंटरव्यू लिया था सर, शॉन डिकोस्टा, आप जानते होंगे सर, डबिंग डायरेक्टर हैं। तो नो वे होम में उनको ही मतलब ये प्रोजेक्ट मिला था, नो वे होम जो आई थी स्पाइडरमैन की। तो उन्होंने बोला था कि सोनी की फाइल थी बहुत इंक्रिप्टेड थी, बहुत ज़्यादा, और हम लोग को मतलब सख्त मतलब होता ना कि एनडीए साइन करा पड़ा था कि ये चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स ऑब्वियसली बात है। लेकिन उसमें ये भी था कि जिसका जो कैरेक्टर है, सपोज करो कि आप प्ले कर रहे हो एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, तो आपको उतना ही देना है, बताना है, उसके अलावा नहीं बताना है। तो अगर वैसा आपने कभी वैसा एक्सपीरियंस किया है, या अगर आपने किया है तो फिर आपने उस चीज़ को कैसे मतलब क्या कहते सॉल्व किया कि हाँ, बिना स्टोरी जाने हुए सिर्फ कैरेक्टर के डायलॉग्स को हमको मैच करना है और उसको इमोशन के मतलब बरकरार रखना है? कभी कभी जिसकी शक्ल आप डब कर रहे हो बस उसके वहां पे उतना ही उसका फेस दिख रहा है और बाकी सब ब्लैक है, आपको सिर्फ उसका ही बोलना है। आपके आसपास वो क्या भाव दे रहा है क्या नहीं दे रहा है हमको पता ही नहीं, उसकी शक्ल कैसी है। और हम जैसे मैं आपको बताऊं तो मैंने एक फिल्म की थी स्टार वॉर्स, उसमें एक
ब्रिटिश ब्लैक गाय था जिसको मैंने डब किया था। अच्छा, तो वो उस टाइम पे Stormtrooper मतलब का वो था। मेरे को तो हाँ भाई स्टॉर्म हाँ तो मैं मतलब वो यार देख ही नहीं पा रहा हूँ, शक्ल ही नहीं देख पा रहा हूँ उसकी, मतलब वो तो बहुत हेलमेट कम में है सीन्स ना। में उसकी शक्ल दिखाई दे रही है। हाँ, और मतलब जहाँ पे भी अलग जहाँ उसे दिखता है तो इतना ज्यादा मास्क थी पूरी फिल्म कि मतलब अगर आप अभी जैसे ये पूरी स्क्रीन है तो कहीं कहीं बस उसका ये इतना पोर्शन दिख रहा है मुझे कि जितना आपको मेरे हाथ में दिख रहा है और वो डायलॉग बोल रहा है। सर तो ये इट वाज हॉरर का जजमेंट, थंबनेल दिख रहा है पूरा मुझे पूरा भी। जजमेंट। तो पूरा पूरा जजमेंट पे होता है कई कई बार। तो अब थोड़ा ठीक हो गया, अभी वाटरमार्क्स थोड़े कम कर दिए मैंने, लेकिन बीच में तो बहुत ज्यादा वाहियात था यार, मतलब कुछ और भी बहुत सारी फिल्म है जिनके मतलब वाटरमार्क्स, मतलब जैसे ये फिल्म थी मिशन इम्पॉसिबल, मैंने बेंजी को किया था। तो शिट यार, मतलब दिख ही नहीं रहा यार फेस, क्या जजमेंट पे ही उसकी आवाज सुन के कि कहाँ पे उसने ब्रेथ Spoiler कितना देना मुंह चाहिए। खोला कितना किया, तो उसी पे जजमेंट पे ही करना पड़ा था। सर अभी जो आ रही मिशन अच्छा इम्पॉसिबल सर, की नया डेड पार्ट, रिकॉर्डिंग अभी जो आने वाला है मिशन इम्पॉसिबल में, तो उसमें आप कर रहे आप सर कर रही dubbing? होंगे, आपको ऑब्वियस सी बात है कर रहे होंगे। वो नहीं नहीं भाई, इसलिए मैंने अशरफ को बोला कि बताना मत किसी को, मैं गोवा में हूँ भाई, बम्बई में हूँ। तो अब क्या होता है, आधे से ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई वो तो इधर है ही नहीं, वो भाग जाएगा, वो है ही नहीं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ बैठा है वो। तो अब इस वजह से वो वाली मैं नहीं कर पा रहा, बिकॉज उनको लगा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अच्छा, नहीं वैसे भी कर भी रहे होंगे सर, तो आप कौन सा बताएंगे? मैं जान रहा हूँ ना, अभी बताने वाले नहीं है वो जब मूवी आएगी तब पता चलेगा हमें। अशरफ मुझे जानते हैं कि जहाँ सच बोलना होता है मुझे हाँ, नहीं नहीं झूठ आगे बोल नहीं, देता वो तो है। वो अभी तो मैं बताता हूँ सर आपको एक चीज। नहीं है। जब 2019 में 19 की शुरुआत में नहीं, 18 के लास्ट में हमारा 100 के सब्सक्राइबर हुआ था सुपर इंडिया पे, ठीक है। तो मैंने बोला धमन भैया को कि भैया एक थोड़ा सा कांग्रेचुलेशन मैसेज भेज दीजिए। तो भैया ने भेज दिया। फिर भैया ने बोला कि डू यू वांट स्पीयर वॉइस, बोला श्योर कि व्हाई नॉट। अब भाई धमन भैया से ना बेटर वर्जन में, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटर वर्जन में मैं हमने भेजा था, ठीक है। अब मैंने उस पूरा वीडियो का रखा, दोनों वीडियो रखा था मैंने उसमें। तो सी वाज दैट काइंड ऑफ जो सर बोल रहे थे ना अभी, ऑफ कोर्स। तो मेरे पास उस चीज का मतलब एक्सपीरियंस है, और मैंने उस चीज, हाँ प्रूफ है, सॉरी हाँ प्रूफ है मेरे पास, फर्स्ट हैंड और मैं एक्सपीरियंस। जान रहा हूँ उनको तब से। तो होता ना कि भाई बात जो है कि शी वाज दैट काइंड इनफ। हाँ है। एक और बात सर, हम लोग का ना म्यूजिक में भी मतलब इंटरेस्ट है, और हम लोग लाएंगे भी इसमें। तो अब क्योंकि शी वाज दैट इन द म्यूजिक फील्ड, म्यूजिक इंडस्ट्री, तो अगर कभी बुलाना हो सर तो याद रखिएगा, बुलाऊंगा मैं उनको भी। Definitely भाई, तो बहुत खुशी होगी, बिकॉज ना स्नेहा बहुत ही, यार मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि वो मेरी मेरी मतलब शी इज माय बिलव्ड, शी इज माय वाइफ, इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन वो एक बहुत ही अलग इंसान है। जी। मतलब मैं जो भी मेरी एज है, मतलब मैं जहाँ से अभी मैं जितने लोगों को जानता हूँ अपनी लाइफ में और जितनी लड़कियों से मैं मिला हूँ या जो भी है, तो यह एक एलियन है यार। मतलब सच कहूँ तो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब वो उस जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब वो इतनी शाय शाय नहीं है, वो इतनी इंट्रोवर्ट है, लेकिन जैसी वो स्टेज पे आती है, जैसी उसे काम करने की बात आती है, तो भाई उससे ज्यादा पावरफुल आर्टिस्ट मैंने मैंने इंस्टाग्राम पे देखा हुआ सर, इसलिए मैं कह रहा मतलब एकदम हूँ परफॉर्मेंस। भाई वो बहुत क्रेजी है। उसको बस अभी शी इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड हरसेल्फ, एंड धीरे धीरे वो भी ब्लॉसम होगी, एंड आई विश हर द बेस्ट, और मैं सपोर्ट ही कर सकता हूँ उसको, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप उसको बुलाएं एंड उसका इंटरव्यू लें। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर। जी, अब तक अच्छा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा सर इस पॉडकास्ट का इतनी देर में? बहुत मजा आया यार, मुझे ऐसा लगा कि हम सब साथ में एक ही रूम में बैठे और बातें कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला था ना भाई आपको कि मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इंटरव्यू है, हम लोग बात करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, है कि नहीं। हाँ। और दूसरी बात, क्योंकि क्या होता है बात करने से ना, एक तो आदमी जाना, ऑडियंस जाना आपके बारे में कि हाँ सर जो है ये नहीं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, और इसका ये एक्सपीरियंस रहा है, और इसके पीछे का कितना मेहनत है। सपोज करो कि जैसे अभी सर ने बताया कि भाई उस कैरेक्टर को डब करते हुए उन्होंने रो दिया, है ना, तो वो सब एक्सपीरियंस ऑडियंस जानती नहीं ना। Behind the और हमारा scenes- मोटिव, हाँ हमारा मोटिव वही है कि मोटिव हम लोग हाँ, का वही था सर कि आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज में से हम लोग कितना निचोड़ निचोड़ सके बिल्कुल। और ऑडियंस हाँ, कितना हम- निचोड़ सके। बिल्कुल, हमने चॉइस ऑफ क्वेश्चन नहीं ऐसा रखा कि मैं खुद जानने को सीखा, मतलब मिला। जो ऑडियंस होंगे, आप लोग में भी, अगर ऑडियंस में कहना चाह रहा हूँ कि जो आप लोग कुछ ट्राई कर रहे होंगे किसी भी तरह का वॉइस मॉड्यूलेशन या सिंगिंग या किसी नए फील्ड में,
तो आपको भी सर के जरिए जानने को मिला कि वो पर्सनली क्या करते हैं, उनका क्या मैसेज रहा आपके लिए। तो खास आप लोगों के लिए भी हमने क्वेश्चंस ऐसे रखे थे कि सर के तजुर्बों से निकाल लेंगे हम, भले वो देना ना चाहे, जबकि वो दिए लेकिन हम निकलवा लेंगे। एक दो तो ट्रिकी क्वेश्चन भी था ये वाला। खैर सर, एक क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन नहीं एक्चुअली रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपकी वॉइस जो है संकेत मात्रे सर की वॉइस से सिमिलर है, मतलब कॉपी नहीं बोलूंगा, सिमिलर मैं बोलूंगा, क्योंकि आप दोनों एक ही जनरेशन के हो ना। अगर आपको डेडपूल मिलता वॉइस करने को, डब करने को, जैसे आपने भी बताया था ना कि एक एक्टर में और एक वॉइस एक्टर में काफी अंतर होता है। अभी आपको पता है डेडपूल 2 मूवी आई थी तो उसमें रणवीर सिंह ने डब करा था, और उस टाइम पे काफी इस चीज को लेकर हंगामा हुआ था कि संकेत मात्रे सर को लाना चाहिए, संकेत मात्रे सर को लाना चाहिए। तो वो तो अलग पॉइंट हुआ कि संकेत मात्रे सर वर्सेज क्या कहते हैं रणवीर सिंह, एक्टर वर्सेज वॉइस आर्टिस्ट। लेकिन मैं आपका टिक लाना चाहूंगा कि जैसे सपोज करो कि आपको मिलता वो प्रोजेक्ट, तो वो वाइब क्या होता, आपकी तरफ से क्या वाइब मिलता? थोड़ा सा सर एक रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा सा मार दीजिए अपने हिसाब से। भाई मैं इसको तरीके से बोलूंगा कि अगर संकेत ने नहीं किया होता वो तो मैं वो जरूर करता। लेकिन अगर अब मुझे अप्रोच किया जाएगा फॉर रायन गॉसलिंग कि आप ये करिए और वो करिए, तो मैं बोलूंगा नहीं, पहले संकेत से आप पूछिए। कि संकेत अगर बोलेंगे कि हाँ मतलब फॉर व्हाटएवर रीजन, क्योंकि मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जब सीरीज आती थी पहले बैटमैन, तो किशोर भट्ट करके हमारे बहुत ही पुराने आर्टिस्ट हैं, तो जानते हैं किशोर भट्ट को, किशोर दादा को? नाम सुना हुआ, बाय फेस नहीं जान रहा उनको। तो पहले वो बैटमैन किया करते थे, ठीक है। तो जब उनका कुछ जो भी इशू हुआ या जो भी हुआ, उन्होंने छोड़ दिया, तो उस प्रोडक्शन हाउस का मुझे फोन है कि सिलसिला है, मुझे पता था वो सीरीज थी बैटमैन, तो किशोर दादा कर रहे हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मतलब किशोर दादा ऐसे, हाँ दमन सब ठीक है, मतलब कोई टेंशन तो नहीं है, मतलब मुझे अप्रोच कर रहे हैं वो करने के लिए। तो बोले कि हाँ कोई टेंशन नहीं है दमन, आप करो। तो ये हमारा एक भाईचारा है कि अगर अभी मुझे अप्रोच होती, अभी मुझे अगर अल्लू अर्जुन के लिए भी अप्रोच होगी, तो मैं यही कहूंगा उनको कि भाई मैं संकेत। लेकिन आपने तो करा हुआ है सर, आर्या में किया हुआ है, आर्या में तो क्या आर्या 2 में करा हुआ है। हाँ। पहले मैं ही करता था, लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद जब अल्लू की जो फिल्म्स आई और संकेत की आवाज उस पर बैठ गई, तो आई डोंट वांट टू स्टील द थंडर, यू अंडरस्टैंड? ये ब्रदरहुड है। मैं अपने भाई का काम सिर्फ एक फिल्म लेने के लिए क्या मैं भी उसमें करूंगा, मैं भी अल्लू को करूंगा, मैं पहले करता, इट्स स्टूपिड। मैं डेफिनेटली मैं संकेत से पूछूंगा कि भाई तेरे को कैसा लगता है, तेरे को अप्रोच किया है कि नहीं किया है। अगर वो बोलेगा कि करो तो अच्छी बात है, पर डेडपूल कैरेक्टर डेफिनेटली यार अगर मुझे दिया जाए और संकेत को भी कोई प्रॉब्लम होना हो तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा। सर थोड़ा सा आपका थोड़ा सा वर्जन थोड़ा मिल जाएगा सुनने को। ये मैंने सच बताऊं, जिस काम को मैं नहीं करता ना उसको देखता ही नहीं, मैं खुद का काम नहीं देखता तो मैंने वो देखी ही नहीं है। मैं बड़ा स्टूपिड सा हूँ इस मामले में, मतलब मैं खुद का भी काम नहीं देखता, और जो काम मेरे को नहीं मिला या नहीं किया तो मैं वो सिर्फ थोड़ा बिट्स एंड पीसेस किया है। भाई क्या क्रेजी कैरेक्टर है यार, बिल्कुल उसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर्सनली पता है हम तो कहेंगे कि स्टूपिड तो बहुत निगेटिव कॉनोटेशन है सर, हम कहेंगे आप वर्क ओरिएंटेड पर्सन है। ये हम लोग कहना ज्यादा भाई पैशनेट हूँ, मतलब अपने काम के लिए, मतलब थोड़ा सा वियर्ड हूँ, पर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है यार, क्योंकि मैंने समझ लिया कि मैं वियर्ड हूँ। क्योंकि करेले को बोलो तुम भाई आप बन जाओ तो नहीं बन पाएगा, नहीं बनता। करेला भी अपनी जगह पे करेला है, तो कहीं पर उसका भी फायदा है ही, बिल्कुल है। मतलब वो करेले पसंद है, करेला जो खाए करेला। तो हम जो है, हम अगर अपने आप को जान लें तो हम उसी पे लगे रहे ना, और हम कुछ और बनने की कोशिश ना करें, तो लाइफ इतनी सिंपल और इतनी मजेदार है। कभी कोई आदमी ये नहीं बोलेगा यार मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। अरे भाई ये तो रोज ही चलना है, किसी दिन टाइम पे मिल जाएगा कुछ चीज, पेमेंट किसी दिन नहीं मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी दिन था वो सुखी दिन था। आज मुझे पेमेंट मिली 6 महीने के बाद एक प्रोजेक्ट की जो मिलने वाली थी 2 महीने के बाद, आज 6 महीने के बाद, तो मैं कोई पार्टी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए पार्टी रोज ही होगी। कि मैं अपने आप के साथ खुश हूँ। आई रियली लाइक टू बी विद माई सेल्फ एंड एक्सप्लोर माई सेल्फ। बहुत मजे लेता हूँ। तो मैं सच में इस टाइम पे, दिस टाइम ऑफ माई लाइफ इज द बेस्ट एवर। आई एम ब्लेस्ड। और पता है सर, मैं सच में कहना चाहूंगा कि एक वॉइस आर्टिस्ट को बुलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनेस्टली हमने नहीं सोचा था कि टॉपिक्स इतने वाइड स्केल में डिस्कस होंगे। टेक्निकल से लेके सेल्फ एक्सप्लोरेशन, स्पिरिचुअलिटी, आज में जीना कल का नहीं सोचना। तो
ये पर्सनैलिटी देख के आपका सच में अच्छा लगा सर कि टॉपिक कंस्ट्रेंड नहीं रहे, लिमिटेड नहीं रहे सिर्फ कुछ सवालों और इंडस्ट्री की बातों में, पर्सनल भी हम लोग गए, एक्सप्लोरेशंस की भी बातें हुई, आपने सुझाव भी दिए, हमने उनसे सीखा की बातें बताएं सर ने। तो बिल्कुल उस हिसाब से कहेंगे कि सच में पॉडकास्ट एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा गया सर। हाँ, छोटा सा राउंड है रैपिड फायर वाला, 3-4 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। आप लेकिन आंसर पट से देना सर, ठीक है? पट से आंसर देना। पहला क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, फिर आप लोग पूछना। सर आपने जितना भी कैरेक्टर डब करा है, ठीक है, उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है? आपका फेवरेट? ओहो जिम कैरी। जिम कैरी। शाम भाई आप पूछिए। ठीक है, तो जिम कैरी का आपको कौन सा ज्यादा बेटर लगा, दी मास्क का या फिर सोनिक में प्रोफेसर रोबोटनिक? दी मास्क एनी डे। तो आज तक जितना भी आपने लाइक वॉइस ओवर किया है, डबिंग किया है, उसमें सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट आपके लिए कौन सा रहा है? हाँ भाई एक प्रोजेक्ट था बारन। ये प्रोजेक्ट है बाय दिस ईरानियन डायरेक्टर माजिद माजिदी, और उनकी एक फिल्म थी बारन। तो बेसिकली बारान का मतलब है बारिश, और उसमें एक कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर इसलिए इतना डिफिकल्ट था क्योंकि वो कैरेक्टर ईरानियन लैंग्वेज से इंग्लिश में डब होना था, लेकिन वो इंग्लिश जो थी वो ब्रिटिश इंग्लिश चाहिए थी और ईरानियन एक्सेंट के साथ। अरे ओके, आप समझ रहे हैं? इंग्लिश ब्रिटिश चाहिए और एक्शन ईरानी चाहिए। हाँ मतलब उसमें ईरानी एक्सेंट चाहिए ब्रिटिश इंग्लिश में। तो मतलब वो मतलब कहीं कभी कभी टेक्स मतलब 20-20 टेक्स हो रहे हैं। नहीं यार वो टमाटो कितनी सारी चीजें, और फिर उसमें से म्यांमार आई डोंट नो दिस बट यू डोंट हैव टू टेल मी, और वो इंग्लिश लैंग्वेज और ऊपर से वो एक्सेंट। That was really difficult, लेकिन वो इतना प्यारा निकल के आया भाई। उस फिल्म में ना मैंने गाना गाया था, तो वो माजिद मजीदी ने सुना और वो ऐसे ही गा दिया था। मतलब एक ब्लैंक स्पेस थी वहां पे, ऐसे कुछ म्यूजिक चल रहा था और मैंने गा दिया। तो पंजाबी गाना था और माजिद मजीदी ने रख लिया इंग्लिश वर्ड में, तो उनको इतना अच्छा लगा वो। तो मैं बड़ा खुश हुआ, चलो भाई मेहनत काम आई तो वो क्रेजी फिल्म थी फरहान। बिट्टू भाई आप बताइए। हाँ, बैटमैन और सुपरमैन के कैरेक्टर में से आपको सबसे ज्यादा मजा किस कैरेक्टर को करने में आया? सबको पता है ये इंसान लड़वाना चाह रहा है, ये इंसान बैटमैन और सुपरमैन फैंस इन्होंने दोनों किया है। झगड़ा करवाएंगे आप, पता है फैन झगड़ा करवाएंगे आप। बिट्टू भाई की गलती नहीं है क्योंकि पॉडकास्ट से पहले उनको थोड़ी पता था इसका जवाब। हाँ, पॉडकास्ट के थ्रू पता चला, तो वो तो अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करके आए थे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक जैसे बिट्टू भाई ने बताया, नहीं पहले हाँ आंसर आप बताइए। यस बिल्कुल, ऑडियंस में झगड़ा करवाना है आज। सुपरमैन पूरे पॉडकास्ट में तो चला है सुपरमैन का। आज फिर से एक बार सिद्ध होता है सिंबल ऑफ होप विंस। सिंबल ऑफ होप इज विनर। बिल्कुल कि सुपरमैन ज्यादा बड़ा है बैटमैन से। अब आप झगड़ा करवाइए। ताजा बैटमैन फैंस कहाँ है कमेंट्स में? मैं ही हूँ बैटमैन फैन। पता है पॉडकास्ट जब आएगा ना, सबसे पहले दिवांशु भाई से टाइप करेंगे। आज मैं बताता हूँ अपने फेक अकाउंट से ऐसे कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैंने बैटमैन को शुरू किया ना, और जब मैंने बैटमैन को जानना शुरू किया, सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कैरेक्टर दैट यू आर डबिंग। तो ब्रूस वेन की जो लाइफ है ना, ब्रूस वेन एक बच्चा जिसके माँ बाप को उसके सामने मारा, अब वो अकेला इकलौता अनाथ, एक बावर्ची उसको पालता है, बावर्ची मतलब उसका जो भी बटलर और बाकी, तो वो उसको पालता है। अब वो रिच आदमी है, मतलब ऐसा आदमी है कि वो यूं खरीद ले भाई, ये खरीद ले, वो खरीद ले, वो खरीद ले। कितने सारे सीन्स हैं जहाँ पे बोलता है कि वो अरे आपकी गेस्ट वहां पे नहा रहे हैं, ऐसे नहीं होता। अच्छा बहुत होटल ही खरीद लिया भाई उसने। मतलब वो ऐसा, और वहीं पे वो बैटमैन है कि वो रिपेंट कर रहा है कि वो जो भी एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज अ रिच अय्याश आदमी, उस चीज को वो बिल्कुल विपरीत जाता है और उसके वो अपने आप को, अपनी जान को दाव पे लगा ना। उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है भाई, कोई सुपरमैन का सुपर पावर है, लेकिन बैटमैन के पास कोई सुपर पावर नहीं है। लेकिन वो एक इंसान होते हुए वो अपनी जान को दाव पे लगाता है और लोगों को बचाता है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए ना, तो बैटमैन का पलड़ा ऊपर है यार। मतलब मेरे लेकिन पता है कहते हैं
रीजनेबल बैटमैन को लेके इतना सारा रीजनिंग के बाद सुपरमैन आता है और कहता है सुपर पावर गो बर। सारा कैरेक्टर डेवलपमेंट, सारी फिलॉसफी एक साइड, मेरा बाहर का कच्चा सबसे अच्छा। तुम्हारी सारी लिगेसी मेरे कच्चे से नीचे है। लेकिन पता है मेरा मानना ऐसा है कि बैटमैन जो है ना वो ह्यूमन का रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल सुपर इंसानियत का रिप्रेजेंटेशन है कि भाई सुपरमैन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वंडर वुमन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इंसान की तरफ से लड़ने वाला मैं हूँ, बैटमैन हूँ मैं, मतलब एक सिंबल हूँ, तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव हूँ इंसानों का। चाहे डार्कसाइड आ जाए चाहे कोई आ जाए, भाई अच्छे अच्छे कैरेक्टर डर जाते हैं भाई डार्कसाइड के सामने में, लेकिन बैटमैन उसको डरा देता है उल्टा, एक ह्यूमन होने के बावजूद। वो तो सिंबल ऑफ फियर कहेंगे उसको, मतलब है वैसा है तो नहीं, लेकिन कहने लायक है। लेकिन फिर भी इट इज व्हाट इट इज। सर भी सुपरमैन के फैन नहीं, वो भी बहुत ही ऑब्वियस इसमें है ना, इसमें पता है मैं ना एक पोल डाल दूंगा, इसे पोल डालूंगा तुम कौन किसके फैन हो। दिव्यांशु कितने फेक आईडी बना लिए भाई तब से। एक दो से तो कमेंट करेंगे बैटमैन के पक्ष में, भाई ऐसे कैसे। बट सुपरमैन को भी चूज करने वालों के पास एक बहुत ही यूनिक पॉइंट रहता है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एवरीथिंग, लेकिन सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है इतना पावरफुल होने के बाद भी वो करप्ट कभी नहीं हुआ भी तो एक अल्टरनेट वर्ल्ड में, और इसीलिए सब कोई को वो चीज देखने में इंटरेस्ट लगा कि भाई जब एक एब्सोल्यूट पावर करप्ट होता है तो क्या होता है। अच्छा, इसका आंसर सर हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि अगर सुपरमैन इविल बना तो क्या आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा कि मतलब उसको इविल बनना चाहिए, और अगर बनना चाहिए तो मतलब कितना रूटलेस होना चाहिए। पूरा हक है, यू नो, लाइक अच्छाई को बुराई में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और हम देखते हैं कि मतलब मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हम कई बार ऐसा बोलते हैं, अरे भगवान मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया, या अल्लाह ऐसा क्यों किया, और ये जीसस ये क्या हो गया, है ना। तो हम देखते हैं कि उसमें शैतान भी है और भगवान भी। जो बनाने वाला है, हमें किसी को भी नहीं पता वो किसने बनाई है ये सृष्टि, ये कैसे चलती है, क्या है, चाहे साइंस कुछ भी बोल ले, किताबें कुछ भी बोल ले, कुछ भी हो, तो उसको पूरा हक है क्योंकि उसकी कायनात है। एंड सुपरमैन जैसा कैरेक्टर जो इनविंसिबल है, लाइक इनविंसिबल ही कह सकते हैं उसे एक तरीके से, अगर वो नेगेटिव होता तो वो अगर नेगेटिव होता है तो वो उसकी मर्जी है यार। एंड आई थिंक अगर वो हो गया अंदर तो भैया तो खत्म है खेल। कोई ना सर, आप लोग तो सर ने जाते जाते सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया कि आप जिनको इविल सुपरमैन देखना है तो वो भी सर ने अपना पॉइंट रख दिया। तो इसी के साथ रैप अप भी करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डबिंग इंडस्ट्री में जितने भी डायरेक्टर लोग आप लोग बैठे हैं, देख लीजिए, जिस दिन भी DCU में इविल सुपरमैन आया, हमें हिंदी डब जो है वो दमन सर का चाहिए थे। पॉइंट है क्योंकि इन्होंने कर भी रखा है ना सुपरमैन को। तो हमारे पास मतलब उसी का ये है कि रेफरेंस है हमारे पास। तो अभी आप बोल ही रहे तो ये भी बोल दो भाई कि डार्क नाइट में डार्क नाइट हमें दोबारा चाहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, एक काम करेंगे ना, कभी अपने ही मौका मिला ना तो हम ही लोग फैन डब कर लेंगे बैठ के, जो मोनोलॉग सीन है ना उसका आराम से कर ले, कोई दिक्कत थोड़ी है उसका। हम लोगों ने 1 घंटा का बोल के 1.5 घंटा बजा दिया। उसके लिए जरूर माफी लेकिन चाहेंगे। लेकिन पता है ना, नडीनेस यहीं से तो निकलती है, टाइम नहीं देखा जाता। उसके लिए माफी चाहेंगे, पर बात करते करते इतना मजा आया कि टाइम बिल्कुल देखे नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग रैप अप भी करना चाहेंगे हमारे सेकेंड एपिसोड को हमारे एक्सक्लूसिव पहले गेस्ट के साथ, जो कि है दमनदीप सिंह सर। और आपने देखा भी कि उन्होंने कितने सारे हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स को डब कर रखा है। इनफैक्ट आप लोग जो खुद कमेंट्स में लिखते हैं कि लेजेंड ऑफ हनुमान जो आप सबको इतना पसंद आया, उसमें खुद हनुमान जी को वॉइस इन्होंने ही दे रखा है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और जाते जाते एक एंडिंग नोट हम आपसे लेना चाहेंगे दमन सर, कि आप कुछ फैंस को या हमारे ऑडियंस को, आपके फैंस को कुछ भी मैसेज छोटा सा दे दे तो मजा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग को भी और सब फैंस को भी, और जो भी ये देखेंगे, जिंदगी में जज मत करिए किसी को भी, किसी को भी। ओके, जज करना है तो खुद को करिए,
ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि जज करने वाला सिर्फ एक ही है, वो कहीं है, वो कर लेगा। किसी के धर्म पे, किसी की जात पे, किसी के काम पे मत करिए। खुद को जज करिए करना है तो, पर बाकी को जज मत करिए। एंड लव एवरीवन यार, मजा करो यार लाइफ में, अपनी लाइफ में। थैंक यू सर। काफी स्वीट सा मैसेज था, पर मैं जाते जाते फिर भी बोलूंगा बैटमैन फैंस सारी झगड़ा करवा के रह गए हम लोग स्वीट। मिलकर, मैं बोल रहा हूँ। चलिए, तो आज का एपिसोड हम यहीं पे रैप अप करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और हाँ, दमन सर को भी फॉलो कर दीजिए, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। ये हमारे बचपन को बनाए हैं आज तक। तो बिल्कुल इन मैं सब को बता सपोर्ट देता हूँ। दिखाते रहिएगा। दमन सर का जो इंस्टाग्राम आईडी है ना, हाँ, वो है दमैनियन7। अरे जो लिंक हम description में डाल देंगे। हाँ, लिंक डाल देंगे, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बिल्कुल। पिन कमेंट Description क्योंकि में नहीं, डाल मैं देंगे। बताऊँ किस लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि सर वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्टिव कंटेंट्स भी Content डालते हैं डालते हैं, अपने बिल्कुल, आईडी में। बिल्कुल। तो सर की आईडी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो डू फॉलो दमनदीप सिंह सर। और हाँ, BF ऑफ कॉफ। बाकी एक और चीज, Peace out. सुपरमैन लीगेसी के टाइम पे सर को लाएंगे हम डिबेटेबल कंटेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।